Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In this lecture we are going to talk about homicide in English criminal law. This is a very essential topic for the level 4 criminal law module, and anybody who's appearing for this particular subject has to prepare this area because there is a confirmed question that usually come in the exam over this area. Now this area is divided into two separate categories. The first part talks about the crimes of murder and involuntary manslaughter, and later on the second part talks about the partial defenses which can be used to mitigate the liability of murder and converts the charge into what we call as voluntary manslaughter. So in this lecture we are going to discuss the defenses of provocation, which is now called as loss of control, and also we are going to talk about another defense that is called diminished responsibility. So let's just quickly dive into the lecture and explore this interesting area of criminal law. Okay, so criminal homicide comprises of two key forms. That includes murder and involuntary manslaughter. This is what I've already explained कि ये जो टॉपिक है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इसका जो पहला हिस्सा है जो चार्ज प्रोसिक्यूशन किसी भी क्राइम पर लगाती, किसी भी डिफेंडेंट पर लगा सकती है, वो है मर्डर का चार्ज। और जो दूसरा इसमें चार्ज के तौर पर जो ऑफेंस लगता है दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर। नाउ एक बात आपने जहन में रखनी है कि तमाम के तमाम रिजल्ट, ये जो होमिसाइड का एरिया है, ये इसमें जितने भी ऑफेंसेस हैं ये सारे के सारे रिजल्ट क्राइम्स हैं। सो हमने अपने पिछले लेक्चर में इस बात के ऊपर डिटेल में डिस्कशन की थी कि व्हाट आर बेसिकली रिजल्ट क्राइम्स एंड व्हाट आर कॉन्डक्ट क्राइम्स। तो क्योंकि होमिसाइड का एरिया, जैसे मैंने अर्ज किया, कि पूरा का पूरा एक रिजल्ट क्राइम का एरिया है, देयरफॉर इसके अंदर प्रोसिक्यूशन को कॉजेशन दिखाना और प्रूव करना नेसेसरी होता है। बोथ फॉर्म इन्वॉल्व सिमिलर एक्टिस बिकॉज इसके अंदर जो है दोनों का जो फेल है, जो कॉन्डक्ट पार्ट है, जहाँ जो एक्टिस की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी सिमिलर है। उसकी वजह यह है कि दोनों के अंदर अनलॉफुल किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग का होना बहुत ज़रूरी है। दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द रिस्पेक्टिव मेंटल एलिमेंट। ऑफ कोर्स मर्डर बीइंग अ क्राइम ऑफ स्पेसिफिक इंटेंट एंड इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर, उसके अंदर बहुत सी और कैटेगरीज आ जाती हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको इस चार्ट के अंदर मिल जाएगी जो मैंने इस आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। तो अगेन दो बातें आपने अपने जहन में रखनी है। दोबारा मैं उनको इसी स्लाइड पर इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज अ लॉट मेनी टाइम स्टूडेंट्स टेंड टू फॉरगेट दिस पॉइंट। सो आपने ये बात जहन में रखनी है कि होमिसाइड इज अ रिजल्ट क्राइम। सारा का सारा जितने भी इसमें ऑफेंसेस यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं सारे के सारे रिजल्ट क्राइम्स हैं, और इसमें अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ एक क्राइम की बात करें मर्डर की, तो वो स्पेसिफिक इंटेंट क्राइम है, विच मीन्स कि उसको बगैर इंटेंशन के कमिट नहीं किया जा सकता। अब हम चलते हैं इस चार्ट के ऊपर। इस चार्ट को समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो आप देखें कि होमिसाइड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इंग्लिश क्रिमिनल लॉ में। जो पहला पार्ट है दैट फोकसेस ऑन मर्डर, और अगर प्रोसिक्यूशन को ये लगे कि ये चार्ज जो है वो अप्रोप्रिएट, तब उस सूरत में जहां पर उस डिफेंडेंट की स्टेट ऑफ माइंड जो डिफाइन की है लॉ ने, अगर वो पूरी होती है, तो फिर वो जो चार्ज है वो हाईएस्ट चार्ज वो मर्डर का लगा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड वी हैव अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर। अब इस इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर में मल्टीपल टाइप ऑफ ऑफेंसेस फॉल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेकलेस मैनस्लॉटर आ जाता है, कंस्ट्रक्टिव मैनस्लॉटर आ जाता है, और उसके बाद ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर आ जाता है। आपने एक चीज जहन में रखनी है कि मैनस्लॉटर का कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि यह कोई सीरियस ऑफेंस है एज कंपेयर टू मर्डर। मर्डर सबसे सीरियस है, मैनस्लॉटर इज एन अनलॉफुल किलिंग बट विदाउट इंटेंशन। अब अगर आप उसकी जेनेरिक सी बात अगर हम करें, तो वहां पर आप अगर इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर के लफ्ज को समझने की कोशिश करें, लफ्ज है इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर, यानी आप नहीं चाहते थे कि आपसे कत्ल हो, लेकिन बहरहाल फिर भी कत्ल हुआ है। तो उसमें उस सूरत में भी, क्योंकि जाहिर है किसी की जान गई है, तो उस सूरत में भी प्रोसिक्यूशन आपके ऊपर एक सीरियस चार्ज लेके आएगा। तो ये जो कैटेगरी है इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर की, इसकी सज़ा रिलेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ मर्डर, जो कि सख्त सज़ा रखता है
और अगर इंग्लैंड में मर्डर का चार्ज प्रूव हो जाए तो मैंडेटरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की तरफ जो है वो सेंटेंस जाता है, अनलेस के कोई मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व ना हो। अच्छा, अब एक कैटेगरी जिसका मैंने जिक्र अभी तक नहीं किया और जो कि आपको मर्डर के नीचे लिखी नजर आ रही है, इस चार्ट पर आपने एक पॉइंट बड़ा क्लियरली समझना है, और वो ये है कि मर्डर और इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर चार्जेस हैं। वॉलंटरी मैनस्लॉटर दर हकीकत कोई चार्ज नहीं है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इट्स नॉट समथिंग द प्रोसिक्यूशन विल चार्ज। एज द नेम सजेस्ट वॉलंटरी, यानी आपने अपनी मर्जी से कत्ल तो किया है, लेकिन देयर एग्जिस्ट सम मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से आपकी जो लाइबिलिटी है वो मर्डर से कम हो जाएगी, बिकॉज यू हैव अ जस्टिफिकेशन फॉर दैट। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो एरिया है वॉलंटरी मैनस्लॉटर का, दे आर पार्शियल डिफेंसेस ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल एंड डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये जो दो डिफेंसेस हैं और ये पार्शियल हैं, और आगे जाके मैं अपने लेक्चर में इस पॉइंट को और डिटेल में कवर करूंगा जब हम लेक्चर के दूसरे पार्ट में जाएंगे, जहां पर हम लॉस ऑफ कंट्रोल और डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पेसिफिकली अलहदा करके एक एक उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। अच्छा, सो मैं एक पॉइंट भी क्लियर कर दूं कि ये बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर होने वाला है, और बिकॉज क्योंकि ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एरिया में बहुत सा केस लॉ और डेफिनेशंस इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से ये लेक्चर स्लाइटली डिटेल्ड होगा एज कम्पेयर टू द अदर लेक्चर्स। सो आपने इसको पूरा पेशेंटली सुनना है। अगर अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई तो आपने कमेंट्स में यू कैन ऑलवेज आस्क मी। नाउ सो टू समराइज दिस पर्टिकुलर स्लाइड, जो पॉइंट आपको समझना है वो ये है कि इंग्लिश लॉ होमिसाइड को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, मर्डर एंड इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर। मर्डर के अंदर आपके पास मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस मौजूद हो सकते हैं और उसकी जस्टिफिकेशन थोड़ी सी लॉ ने ज़्यादा क्रिएट की हुई है। ऑब्वियसली इनमें से जितने भी ऑफेंसेस आपको अक्रॉस द स्क्रीन नज़र आ रहे हैं, जिसमें मर्डर और रेकलेस मैनस्लॉटर, कंस्ट्रक्टिव और ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर है, इन सब के लिए जर्नल डिफेंसेस तो यूज़ हो ही सकती हैं, लेकिन मर्डर के लिए कुछ एक्सेप्शंस और ज़्यादा क्रिएट की गई हैं, एंड दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू द पार्शियल डिफेंसेस, जो कि अगर अवेलेबल हों तो वो मर्डर की लाइबिलिटी को कन्वर्ट या मिटिगेट करके लॉस ऑफ कंट्रोल के तहत वॉलंटरी मैनस्लॉटर में, और इसी तरह डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप क्लेम करें तो अगेन वॉलंटरी मैनस्लॉटर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें जजेस के पास फिर काफ़ी डिस्क्रेशन आ जाता है एज फार एज द सेंटेंसिंग गोज। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव टू study this area. Now, moving further, let's just start from our first offense. And the first offense we are going to talk about is murder. मैंने जैसे बताया कि मर्डर एक रिजल्ट क्राइम है और एक स्पेसिफिक इंटेंट क्राइम है, और ये एक कॉमन लॉ ऑफेंस है। अब इस पॉइंट को समझिए कि कॉमन लॉ ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिनकी स्टैचू ने कोई डेफिनेशन नहीं दी होती, बल्कि उसकी जो डेफिनेशन होती है या उसका जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑफेंस की, दे आर लेड आउट इन दी जुडिशल प्रेसिडेंट, और जो जजेस ने अदालतों में फैसले किए होते हैं उसके अंदर से आपको डेफिनेशन मिलती है। सो मर्डर इज अ कॉमन लॉ ऑफेंस। Murder carries a life imprisonment which is mandatory, so it's a very serious offense. और अगर जूरी यूनानिमस वर्डिक्ट लेके आ जाती है और कहती है कि द डिफेंडेंट इज गिल्टी, देन इन सच सर्कमस्टांसेस द जज perhaps would not have an option and not to convict the person with life imprisonment. So murder and manslaughter have common actus reus, that is death, differs with regards to mens rea, as involuntary manslaughter requires proof of less culpable mens rea or fault. So जिस तरह मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया था कि इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर में आपकी स्टेट ऑफ माइंड बेसिकली वो कंप्लीट नहीं है, यू डिड नॉट हैव द इंटेंशन टू किल समवन नॉर कॉज द ग्रीवियस bodily harm to someone, but it has lesser state of mind required, but killing उसके अंदर भी involved है। Where the mens rea of a murder is intention to kill or to cause grievous bodily harm, and आगे हम जाके देखेंगे कि involuntary manslaughter में जो different categories हैं उसके लिए different state of minds use होती हैं। when we talk about gross negligence तो उसका एक बिल्कुल different requirement है। अगर हम उसकी बात करें reckless manslaughter की, तो उसमें जो कनिंगम रेकलेसनेस है उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी तरह अगर हम जनरली उसकी बात करें कंस्ट्रक्टिव मैनस्लॉटर की, तो उसके अंदर आप देखोगे कि कंस्ट्रक्टिव की जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ही डिफरेंट है, बिकॉज
the liability is derivative out of another crime. That means कि कोई और जुर्म आपको साबित करना होता है, उससे offense of constructive manslaughter construct होता है, derive होता है. So उसके लिए बिल्कुल एक altogether different state of mind required है. So हम आगे जैसे lecture में जाएंगे, एक एक offense को we'll break it down. Now, so let's look at the legal definition. मर्डर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कॉमन लॉ में डिफाइंड है और जजेस ने मुख्तलिफ फैसलों में इसको डिफाइन किया हुआ. इट्स एन ओल्ड डेफिनेशन जो मैं आपके सामने भी रखने लगा हूँ. दिस इज अ डेफिनेशन कमिंग फ्रॉम सर एडवर्ड कोक एंड ही डिफाइंस मर्डर. मर्डर इज व्हेन अ मैन ऑफ अ साउंड मेमोरी and of the age of discretion unlawfully killeth any reasonable creature under the king's peace with malice aforethought. So as the language you can see is pretty old, and obviously अगर आप इसका जो latest interpretation करोगे तो that would be murder is when a person unlawfully kills another human being within queen's peace or with malice aforethought. So दैट शोज के मर्डर के अंदर आपको बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो एक्टस रियाज की अनलॉफुल की है, किलिंग की है, ह्यूमन बीइंग की है, और मैलिस ए फॉर थॉट की एक अपनी स्टेटमेंट है जिसको लॉ ने इस वक्त एक रीसेंट इंटरप्रिटेशन दी है, और दैट इज इंटेंशन टू किल एंड टू कॉज ग्रीवियस बॉडली हार्म. तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. नाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन द एलिमेंट्स ऑफ एक्टस रियाज एंड मेंस रिया. As you can see the chart on the screen, the first element the prosecution needs to prove on the charge of murder is that the death was unlawful. So the killing has to be unlawful. The next thing out of that definition जो हमने पिछली slide में cover किया है, that is killing. So what is killing when a person dies, and whether, because obviously it's a result crime, so causation will be an issue here as well. And lastly, we are going to talk about human being. Although this seems very much simple, but it becomes complicated in situations where the death of an unborn child takes place, or there is an injury to fetus which later on expires. That is a question that will be discussed under this particular heading of human being. In terms of the mens rea, we have the word used is malice aforethought, which is an outdated term, and so now the modern interpretation is intention to kill and intention to cause grievous bodily harm. Now, so as you can see that the mens rea of murder is a bit wide, I must say, because, well, of course, if you have the intention to kill someone, you should be convicted of murder, but causing grievous bodily harm and that leading to the death of a person can also, get you convicted for murder. And there have been numerous times that there is a debate in English criminal law that there needs some reform in this area, and that this part of the definition needs some sort of narrowing down. However, it's still what the law is, and that is that murder can be committed either with intention to kill or intention to cause grievous bodily harm. So keep this in mind. Now let's just look at each element separately, because that's how you need to do it in a problem question. आपको ये चीज़ make sure करनी है कि जो भी आप offense discuss कर रहे हो उसका complete breakdown आपने अपने problem या ऐसे question में discuss करके उसको analyze करना होता है, या अगर problem question कर रहे हो तो उसको apply करना होता है. A lot many times मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट सिर्फ एक डेफिनेशन प्रोवाइड कर देते हैं. दे सिंपली राइट डाउन द डेफिनेशन गिवन बाय सर एडवर्ड कोक विदाउट एक्सप्लेनिंग द एलिमेंट ऑफ एक्टस रियाज, nor they explain the elements of mens rea. You have to break down each one of them, give appropriate case law, give the definitions, and that is when you have to apply it to the given situation with regards to the problem. So the first element, as I said, for the prosecution to prove is the element of unlawful. So unlawful, obviously, if a person is acting in self-defense, that would be reasonable force, which is a general defense. And because general defense of self-defense allows for a full acquittal, basically the element of unlawful will be defeated through that. So similar fashion, if a police officer is, in the course of duty has to use some sort of force in order to defend himself or make a lawful arrest, and that leads to a death of a person, in such circumstances the force used would be considered reasonable. And we have studied a case in the chapter of causation जहाँ पर हमने देखा था in R versus Peggett, where the defendant used his own girlfriend for the purpose of a human shield and was firing at the police officers indiscriminately. That led to the death. Eventually, when the police officers responded,
तो उससे उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको ही गोली लग गई और जिसके रिजल्ट में उसकी डेथ हो जाती है. सो पुलिस ऑफिसर्स पे चार्ज इसलिए वजह से नहीं आया था बिकॉज देयर एक्शन वाज कंसिडर्ड रीजनेबल and the force that they were using was basically in order to protect them. Similarly, in terms of unlawful, we have another very important case authority, and that is Re A, and that is a case of conjoined twins. So in this case, the issue was that there were these two girls who were having a conjoined head. It was an anomaly, it was a birth anomaly, और वो पैदाइश के वक्त से ही उनका इसी तरह चल रहा था. And so the defense of necessity was basically used in this particular case by the courts that allowed the doctors to conduct an operation through which they will sever the heads. उनका था कि क्योंकि उसमें जो इशू था वो ये था कि एक जो बच्ची थी वो कमज़ोर थी, she was unable to live by her own self, बट क्योंकि वो कंजॉइंट थी दूसरे बच्चे के साथ और उस बच्ची के पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो खुद से सरवाइव कर सकती थी, लेकिन जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि दोनों बच्चों का ये ऑपरेशन ना किया जाए. इवेंचुअली अदालत ने इस बात की इजाज़त दी अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, एंड दैट इज़ ग्रेटर ईवल वर्सेस लेसर ईवल. In order to save one life, the other had to be sacrificed. It's a very limited defense और इसकी public policy reasons की वजह से बहुत ही strong limitation है, but nevertheless it's a very important and landmark case in English criminal law, the case of Re A. Similarly, if we talk about R versus Nicholson, now Nicholson is a case of euthanasia and assisted dying. Actually, it's a case of assisted dying. So at this point, it's important to even distinguish between euthanasia and assisted dying, which, by the way, both of these types are a criminal offense under Section 2 of the Suicide Act 1961. सो दोनों जो हैं वो सख्ती से मना है. इंग्लैंड के अंदर आप किसी को असिस्ट नहीं कर सकते सुसाइड करने के लिए या उसकी जान लेने के लिए. और इसी तरह अगर आप मर्सी किलिंग करते हैं तो वो भी कम्प्लीटली नॉट अलाउड है. दोनों में फ़र्क ये है कि मर्सी किलिंग में यू आर नॉट बीइंग आस्क्ड बाय द विक्टिम, you yourself feel empathetic, compassionate about it, and therefore you do it. While in assisted dying, the person himself, the deceased, he is himself or she is himself, she herself is asking to end the life. So ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अनलॉफुल हैं, सख्ती से मना हैं. सो कंसेंट इज़ नॉट अ डिफेंस टू लाइबिलिटी फॉर क्रिमिनल होमिसाइड बाय अफर्मेटिव एक्शन. So this is a very important case of euthanasia as well. So unlawful की ये requirements हैं. इसके साथ अगर हम जो दूसरी requirement को देखें, so that deals with the issue of killing, which is the death of a person. So when a person dies is a question in this regard. बंदे की डेथ कब होती है, बिकॉज मर्डर इज़ अ रिजल्ट क्राइम, और जब तक किसी शख्स की मौत वाक़या नहीं होती सो यू कैन नॉट बी चार्ज विद मर्डर. आप एक अटेम्प्टेड मर्डर की बात कर सकते हो, आप ग्रीवियस बॉडली हार्म की बात कर सकते हो, लेकिन द डेथ नीड्स टू टेक प्लेस. सो यू हैव टू कीप द प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन इन माइंड एज वेल. हमने कॉजेशन के टाइम पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस पढ़ा था आर वर्सेस डायसन का. The child was suffering from meningitis and the father beat him, and then he argued in the court that इसने तो बच्चे ने वैसे ही मर जाना था. लेकिन अदालत ने जो प्रिंसिपल क्रिएट किया वो ये किया कि if you accelerate the time of death of the victim, then you will be causally responsible for that death of that person, regardless of how short-lived the life of that child or individual was. So the another issue with regards to this particular heading, that is killing or the death of the victim, is that when actually a person dies, बंदे की मौत कब वाक़या होती है. So in this regard, the Conference of Royal Medical Colleges held that there has been an irreversible cessation of the brain stem. The person is regarded as medically dead. So अगर जिस वक़्त एक शख्स के मेडिकली ये डिटर्मिन हो जाए कि उसकी ब्रेन स्टेम सेल्स डेड हो चुके हैं, तो उस वक्त हम कहते हैं कि उसकी मौत वाक़या हो गई है. बट द कोमेटोस स्टेट इज़ डिफरेंट, ऑल्सो नोन एज द परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, एंड डज नॉट लीगली अमाउंट टू डेथ. बिकॉज अगर आप पीवीएस के अंदर हैं और आपके ब्रेन स्टेम सेल्स डेड नहीं हुए
तो डू नॉट कंसिडर कि उस सूरत में उस बंदे की मौत वाक़या हो गई है. सो अ डॉक्टर हु और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली हु फील्स कंपैशनेट कि यार ये बंदा बड़ी पेन में है और वो पीवीएस स्टेट में था, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में था, कोमा की स्टेट में था, और अगर उसके ब्रेन स्टेम सेल्स अलाइव हैं और उस वक्त वो उसका वेंटिलेटर ऑफ कर देता है या उसकी लाइफ सपोर्ट मशीन ऑफ कर देता है, तो देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस उसको मर्डर के लिए चार्ज किया जा सकता है. अब बिकॉज आपको ये बात भी याद होगी कि क्रिमिनल लॉ मोटिव को इग्नोर करता है. सो वी आर नॉट रियली कंसर्न दैट व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द डिफेंडेंट. what matter is कि उसकी at the time of unplugging the switch what was his intention. अगर उसकी intention ये थी कि उसकी death accelerate हो या उसकी death जल्दी हो जाए, तो in that case he will or she will be held liable for murder. So death is where the brain stem cells have died and not where the victim is in the PVS or comatose state, as per the case of Airedale, NHS Trust versus Bland. In R versus Melchreck, brainstem dead, and thus removing the life support will not constitute novus actus intravenous. So in that case, the person's brainstem cells were dead, और उसके बाद life support उतार देना was not a problem. So one last thing that you need to keep in mind is that this is a result crime. मैं बार बार repeat कर रहा हूँ. A common problem in a question of homicide, especially when it is a question on murder, is with regards to causation. You will see that there are chain of events leading to the death of the person, and so the examiner expects students to discuss both factual and legal causation. Obviously, if you're doing a problem question, that all depends of how much information you need to put in for causation, because if this is a particular issue, for instance, if it's an issue of suicide victims, or if it's an issue of third party exacerbating the harm, like we saw in the case of R versus Smith, or we saw in the case of medical negligence contributing to the death of the person in case of R versus Cheshire, you have to discuss those relevant cases and see if there is actually a novus actus intravenous involved which will break the chain of causation. So आपको उस तनाजुर में homicide को बहुत डिटेल में देखना है, because it's very easy. जितने अगर आप प्रॉब्लम क्वेश्चन देखें तो अनलॉफुल के एलिमेंट को कभी वो कंटेंशियस नहीं बनाता, वो जनरली ह्यूमन बीइंग का जो एलिमेंट है उसको भी कंटेंशियस नहीं बनाता, लेकिन एक्टस रियाज के इस एलिमेंट को डेफिनेटली वो कंटेंशियस बनाता है कि वहाँ पर एक चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से डेथ रिजल्ट करती है. सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिकली अवेयर ऑफ दीज पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजेशन, ताकि आप अपने आंसर में एक्सप्लेन कर सको. रिमेंबर स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी done the chapter of causation. I will share a link below in the description. So if you haven't reviewed that topic, तो आप उसको जाके दोबारा से सुन सकते हो और डिटेल में अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफ्रेश कर सकते हो as you are going through this area. Now the next requirement is human being, and as I said, obviously murder किसी ऐसी चीज़ का नहीं हो सकता जो कि नॉन ह्यूमन बीइंग है. फॉर एग्जांपल किसी प्लांट या ट्री को मर्डर नहीं किया जा सकता. इसके लिए कोई और ऑफेंस डेफिनेटली, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एनिमल को हर्ट करते हो या उसको किल करते हो तो क्रूएलिटी ऑफ एनिमल्स की तरफ बात जा सकती है, कोई वाइल्ड लाइफ का ऑफेंस क्रिएट हो सकता है, बट मर्डर स्पेसिफिकली नहीं हो सकता, क्योंकि मर्डर के एक्टस रियाज का एलिमेंट ये है कि इट हैज़ टू बी अ ह्यूमन बीइंग. सो in terms of the requirement of actus reus, there is one particular issue, and that is that whether an unborn child, which we refer as fetus, when does that become an independent human being? And so the law is provided a fetus become a human being when two conditions are satisfied. तो ये आपकी दो बड़ी essential conditions हैं, और ये इस तरह की situation में ये issue arise हो सकता है जहाँ पर imagine करें कि एक खातून थी who was pregnant, she was in her second trimester, और उस सूरत में एक बंदे ने उसको स्टमक में बैडली स्टैब किया, वूंड किया उसको बहुत बुरी तरीके से, जिसकी वजह से औरत को खुद तो स्टैब वूंड आया है, लेकिन उसके जो चाइल्ड, जो उसका अनबॉर्न चाइल्ड था, फीटस था, उसकी डेथ हो गई है, वो एक्सपायर हो गया. तो वहाँ पर सवाल ये पैदा होगा कि क्या उस सूरत में मर्डर का चार्ज लगेगा, बिकॉज औरत के लिए तो अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज बिल्कुल लग सकता है. जो दूसरा चार्ज वहाँ पर अप्रोप्रिएट हो सकता है, दैट कैन बी विद रिगार्ड्स टू
ग्रीवियस बॉडली हार्म, ऑब्वियसली आपने वुंडिंग कॉज की है और GBH कॉज किया है, तो सेक्शन 18 भी अप्लाई हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ माइंड, या सेक्शन 20 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन्स एक्ट 1861, इन दोनों में से कोई एक सेक्शन अप्लाई हो सकता है। बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि व्हाट अबाउट दैट चाइल्ड। तो इसके लिए हमने ये देखना है कि क्या आया चाइल्ड एक ह्यूमन बीइंग का दर्जा रखता है, वो फीटस, या नहीं रखता। उसकी दो कंडीशंस हैं। The first one, the entire body of the child must have emerged from the body of the mother, and the child must be alive and have an existence independent of the mother. So, these are the two conditions कि क्या आया उसकी पूरी बॉडी मदर से सेपरेट हो चुकी है, वो बाहर आ चुका है। दूसरी पॉइंट ये है कि क्या आया उस बच्चे को वो सर्वाइव कर सकता था विदाउट द सपोर्ट ऑफ द मदर इंडिपेंडेंटली। अगर वो कर सकता था, सो क्रिमिनल लॉ ने कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं किया हुआ जिसमें हम उसको डिफाइन करें एज अ ह्यूमन बीइंग। सो अगर ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, ऑटोमेटिकली वी कैन कॉल दैट फीटस अ ह्यूमन बीइंग। एंड अब उसके कुछ देर बाद उसकी डेथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वो कुछ देर सर्वाइव करता है, 2-3 दिन सर्वाइव करता है इंडिपेंडेंटली, और लेटर ऑन उसकी इंक्यूबेटर में डेथ होती है, देन इन दैट केस द चार्ज विल बी ऑफ मर्डर। So we have two case laws for that, Burton versus Islington Health Authority and Attorney General reference number 3, where original injuries are targeted against fetus and not against the mother. The defendant may be convicted of manslaughter. Again, because अगर fetus को आपने target किया है तो destruction of an unborn child बहुत ही serious offense है। आप इसको कतई तौर पर ये ना समझें कि आपको कानून जो है वो छोड़ देगा या लॉ उसमें आपके साथ कोई सख्ती नहीं करेगा। उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती होगी, लेकिन जो चार्ज ऑफ मर्डर है बिकॉज उसका एक्टिस्टियस कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वो लगाना अप्रोप्रिएट नहीं होगा उस सूरत में। Now, when we talk about the mensria, the state of mind, मैंने जैसे अर्ज किया कि malice aforethought was the word that we saw in the older definition of Edward Coke. Now, this is a misleading term, but it is still used. Nevertheless, the modern formulation or the modern interpretation of mensria is intention to kill, as per R versus Woolen, Matthews, and or intention to cause grievous bodily harm, as per R versus Vickers, Cunningham, and Maloney. So in Cunningham and Maloney, both the cases said that foreseeability of death or foreseeability of grievous bodily harm is not sufficient in making someone liable for murder. So the important bit or important take in this regard is that murder is a specific intent crime. So you have to keep this in mind. स्पेसिफिक इंटेंट क्राइम है, और ये उन क्राइम्स को कहा जाता है जो कि खालिसतन इंटेंशन से हो सकते हैं। ऑब्वियसली दिस एरिया कैन इंक्लूड ऑब्लीग इंटेंशन। सो ऑब्लीग इंटेंशन क्या है? इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट इंटेंशन, जिसके ऊपर आपके पास जो वुलन की सबसे लेटेस्ट अथॉरिटी है वो मौजूद है, विच डिफाइंस दैट इफ death or serious injury is a virtually certain consequences of the actions of the defendant. In those circumstances, we would say that he would still be liable for indirect intention, and therefore his mens rea will be satisfied. Now, if you are not clear on that area, you need to go back and revise chapter number 5, which concerns with mens rea, and that deals with intention and oblique intention, and similarly it compares it with recklessness and Cunningham recklessness, Cladwell recklessness. Again, I will put the link of that lecture in my description, so if you forgot about that area or you want to revise that area, make sure to listen to that lecture as well. So now this brings us to the other category. And the other category is where the defendant does not have the intention, but nevertheless, death has taken place. And this category is called involuntary manslaughter. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर इसको इसलिए कहा जाता है कि आपने अपनी मर्जी से कत्ल नहीं किया, लेकिन आपके एक्शंस ने किसी की जान ली है। अब इस कैटेगरी में हमारे पास दर हकीकत 3 टाइप्स हैं जो अभी हम इस स्लाइड के अंदर कवर करेंगे, और उसके बाद हम उसका एक एक का ब्रेक डाउन करेंगे। This category includes all varieties of homicide which are unlawful at common law but committed without the mens rea of murder. जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में भी एक्सप्लेन किया था कि जनरली
मर्डर का जो एक्टस रियस है वो कंसिस्टेंट रहता है अक्रॉस द बोर्ड इवन फॉर इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर एज वेल. सो जो रिक्वायरमेंट हैं एक्टस रियस की, दे आर प्रीटी मच द सेम, बट एज फार एज द मेंस रिया हम यहाँ पर देखेंगे कि वो हर डिफरेंट नेचर ऑफ इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर में चेंज होता रहेगा. Under the current law, there are three situations when unintentional killing can give rise to criminal liability for involuntary manslaughter. This includes manslaughter by an unlawful and dangerous act, which is commonly referred as constructive manslaughter. Now, this is one of the most favorite category and perhaps the category which is most commonly used as well in English criminal law, practically as well as थियोरेटिकली. अगर मैं एग्ज़ाम्स की बात भी करूं तो अगर एग्जामिनर ने होमिसाइड में मर्डर के अलावा किसी एरिया पे क्वेश्चन देना है तो दिस इज़ एन एरिया जिसको वो ओवरलैप करवाता है ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर के साथ. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जो आपने अगेन मर्डर की तरह डिटेल में समझना है इन ऑर्डर टू डू अ क्वेश्चन ऑन दिस एरिया. सो कंस्ट्रक्टिव मैनस्लॉटर is a killing where there is an unlawful and a dangerous act that leads to the death of the person. On the other hand side, we have gross negligence manslaughter. Now, this is the one of the very few areas in English criminal law which does not require a state of mind per se. And as the word negligence suggests here, that it is committed via negligence, that means it is based on an objective fault. And if you remember, this is a fault that would be judged from a reasonable man's standard rather than the standard of the defendant or what the defendant was thinking at that very time. That is pretty much irrelevant for us when we are determining someone's liability on the basis of negligence. Normally negligence का area जो है वो law of tort में बहुत commonly use होता है, लेकिन gross negligence manslaughter एक बहुत ही interesting और rare area है क्रिमिनल लॉ में जहाँ पर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के ऊपर या ऑब्जेक्टिव फॉल्ट के ऊपर आप किसी को इतनी सीरियस क्राइम के लिए जो है वो कन्विक्ट कर सकते हो. अब इसके अलावा एक लास्ट हमारे पास कैटेगरी आती है एंड दैट इज रेकलेस मैनस्लॉटर. नाउ दिस कैटेगरी इटसेल्फ इज समवट काइंड ऑफ रिडंडेंट और इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कम होती जा रही है, लेकिन फॉर थियोरेटिकल पर्पसेस हम इसको फिर भी कवर करेंगे अपने लेक्चर के अंदर. And this is the contrasting version of manslaughter where there is no intention on part of the defendant, but there was foresight. So this is based on the very similar actus reus, which is unlawful killing and human being, all three of those things, but without the intention to kill or to intention to cause grievous bodily harm. But if there is foresight of death or there is foresight of grievous bodily harm, so in that situation, reckless manslaughter can be also charged by the prosecution. अच्छा, इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कम क्यों है? द रीजन इज बिकॉज नॉर्मली जो कंस्ट्रक्टिव मैनस्लॉटर या ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर के एरियाज बहुत से एरिया को ऑटोमेटिकली कवर कर रहे होते हैं, सिचुएशंस को ऑटोमेटिकली कवर कर रहे होते हैं. सो वी डोंट नेसेसरली नीड दिस एरिया फॉर द पर्पस ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी. ओके, सो now, the first offense within this category, that is constructive manslaughter. And as I said, this is the favorite area within homicide to by the examiner as he gives multiple questions on this area. So you have to understand it very properly. Now, speaking of, constructive manslaughter requires the defendant to do an unlawful and dangerous act. So ये तब कमिट होता है जब कोई शख्स कोई अनलॉफुल एक्ट कर रहा है और वो डेंजरस भी हो. The mens rea required is intention to do that act and any fault required to render it unlawful. Under this head, the liability does not derive from the combination of actus reus and mens rea. Rather, the liability is constructed out of the elements of another crime. So ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है. अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ. इमेजिन कीजिए दैट यू आर डूइंग एरियल फायरिंग, आप हवाई फायरिंग कर रहे हो. सो उस सिचुएशन में एरियल फायरिंग के अंदर हम देखते हैं कि द एक्ट इन इटसेल्फ इज अनलॉफुल, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम और अगर वो हवाई फायरिंग जाके किसी को इंजर करती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है,
Now you clearly did not have the intention to kill that person. आप तो शायद उसको जानते भी नहीं थे. But the act was unlawful, which is going to become the base crime, and that was objectively dangerous. उसको अगर एक आम आदमी dangerous समझता है, तो then आपके दोनों elements जो हैं वो पूरे हो गए. So if you zoom into the chart a bit here, it says that the requirement of this offense is unlawful act, which is the base crime, which has to be objectively dangerous, the second thing, and that needs to cause the death, because obviously again it's a result crime, so you need to prove causation element. So remember 1, 2 and 3, all these things. So you need to prove an unlawful act, which in our case, in my example, was the aerial firing. It has to be objectively dangerous. अगर उसको आम आदमी खतरनाक समझता है, then that would be satisfied. And lastly, that results into the death of the person. अगर वो गोली जाके किसी को लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, so ये तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई. But as far as the mens rea is concerned for constructive manslaughter, it is the mens rea of the base crime. So whatever the base crime was, so in a situation, if the base crime is, let's say, aerial firing, so whatever the mens rea of aerial firing is going to be the mens rea for constructive manslaughter. And if you fulfill that mens rea, so for example, if you have the intention to do the aerial firing, then that mens rea is satisfied, and therefore you would be liable for constructive manslaughter. Now, this is particularly very common in cases of burglary, or in cases of an assault. So for instance, if you were assaulting someone, that is an unlawful act. And if it is objectively dangerous, whether a reasonable person would consider that dangerous, if it does, in that case, and that leads to the death of the victim because, well, some events went wrong, or maybe the victim had a pre-existing condition which you weren't aware of. And obviously, for example, you must remember the case of R versus Hayward. ये केस भी हमने causation के अंदर पढ़ा था, जहाँ पे the defendant was running after his wife, threatening her, and she collapsed, and the defendant was later charged with manslaughter because the wife passed away due to a heart failure. Now, the defendant did not knew the fact that the wife was suffering from such a heart condition, but at this case, the court established what we call as the eggshell skull rule, or the eggshell skull principle, that is, you must take your victim as you find him. And so the court found the defendant guilty for manslaughter, and that is the unlawful act manslaughter or constructive manslaughter. So let's just go back. So the mens rea, as I said, is going to be for the base crime. Let's now move into each element of this particular offense. Constructive manslaughter, हम सबसे पहले unlawful act देखते हैं, फिर हम dangerousness को देखेंगे, causation को देखेंगे, and फिर lastly हम mens rea को देखेंगे, जिस तरह हमने हर पिछले offense को किया है. So the first thing, unlawful act. Now, okay, so there is a very interesting point written here. Omissions are not included. Now, if you remember my lecture on chapter number 3, which is conduct and circumstances, that chapter covered the area of omissions, which is called failure to act. Now, failure to act is when a person be responsible or be held liable for not doing something. And one of the key requirements of proving someone liable for failure to act is to prove that they committed a crime which was capable of commission via omission. That was the first requirement. So आपको ये ज़हन में रखना था, उस वक्त ये मैंने पॉइंट बड़ा डिटेल में कवर किया था कि हर क्राइम की डेफिनेशन में इस बात को एक्सप्लेन किया होगा. For instance, murder can be committed via omission, but the second offense which we are studying, that is within the involuntary manslaughter, constructive manslaughter, this cannot be committed via omission. इसकी definition में लिखा है that you need to have some sort of an act. So for example, you have to do something in it. अगर आप इसमें बगैर कुछ किए लाइबल नहीं हो सकते. अगर आपने उस तरफ जाना है बगैर कुछ किए की तरफ, तो then you either have to choose the offense of murder if the requisite state of mind is present. If not, then we have the option of gross negligence manslaughter. So in R versus
Franklin Act must be a crime, whatever the base offense is. जो भी आपका बेसिक जुर्म है जो आप कर रहे हो उसको जुर्म होना चाहिए. It just should not be something immoral or something of that sort. It has to be something unlawful. So it has to be criminal offense. The act must be criminal, need not to be an act of violence. So in the case of Andrews, the offense whose basis is negligence is not unlawful act for the purpose of constructive manslaughter. So अगर वो एरिया टॉर्ट का एरिया है, बिकॉज उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो नेग्लिजेंस से कमिट हो रही है. सो अगर वो एक मेयरली टॉर्ट है और क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो then in that case this particular offense cannot be charged even if that leads to the death of the person. The generally accepted view seems to be that the strict liability offense or an offense of negligence, for example dangerous driving, cannot form the basis of constructive manslaughter. However, there is an obiter in the case of Meeking, where the court said in 2012, the Court of Appeal suggested that negligent act could form the basis of constructive manslaughter. This issue needs a clear ruling on part of the Court of Appeal. So you have to keep in mind that although this is an obiter statement, there is a possibility that later on in future कोई कोर्ट ऑफ अपील इसके ऊपर क्लैरिटी दे दे कि आया जो ऐसे ऑफेंसेस हैं डेंजरस ड्राइविंग के या नेग्लिजेंट ड्राइविंग के, उसकी वजह से अगर किसी की डेथ होती है तो क्या आया उसमें कंस्ट्रक्टिव मैनस्लॉटर का चार्ज भी अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता. ऑल्दो कि एक जर्नल व्यू जो है वो इस बात को इग्नोर करता है और वो ये कहता है कि जर्नली जो है you need to have some sort of a criminal offense in order to be held liable for this particular area. The defendant must be shown to have committed both the actus reus and the mens rea and not have the defense of the crime. So it's very important. ये again एक बहुत ही important point है. और ये कह रहा है कि इमेजिन करें कि जो आपने बेस क्राइम किया है, अनलॉफुल एक्ट किया है, अगर आपके पास उसकी कोई जस्टिफिकेशन है. सो फॉर एग्जांपल अगर आपने असॉल्ट की है और असॉल्ट की आपके पास कंसेंट मौजूद थी, तो देन इन दैट सिचुएशन then that offense is justified, उसकी defense available है, and therefore even if that leads to the death of the person, you will not be charged because the base crime itself is justified through that very defense. So keep that point in mind. Now there are examples which I have jotted down here for you for the purpose of ease if you're making your notes through this lecture as well. So for example, the examples include for assault, you can use the case of R versus Larkin, criminal damage to property, DPP versus Newbury and Jones, arson, which is like burning a huge fire, so burning something, is R versus Goodfellow, robbery, Dawson, burglary, Watson. Watson is a very important case. आगे जाके मैं जब objective के element को discuss करता हूँ तो I'll come to these two cases for robbery and burglary. So these are some of the cases. Of course, there is a big branch within the constructive manslaughter, जिसको मैंने purposively उन cases को यहाँ पर नहीं डाला, and those are drug cases. अच्छा, अब ड्रग केसेस को समझने के लिए यू कैन गो बैक टू माई स्लाइड्स ऑन कॉजेशन. तो कॉजेशन का लेक्चर अगेन मैंने कवर कर लिया हुआ है, एंड दैट लेक्चर अगेन आई विल पोस्ट द लिंक डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आपने वो नहीं सुना हुआ तो आप जाके सुनो. उसके अंदर रिसेंट डेवलपमेंट्स भी आई हुई हैं. आर वर्सेस फील्ड और आर वर्सेस रिबेलो के केसेस हैं, और मैंने अपने लेक्चर में उन केसेस को डिटेल में कवर किया हुआ है. देयर इज़ अ बिग चांस दैट एग्जामिनर माइट बी गिविंग questions on that area. So वहाँ पर भी एक अनलॉफुल डेंजरस एक्ट होता है सप्लाइंग ऑफ ड्रग में, जिसकी वजह से अगर किसी शख्स की डेथ होती है तो कंस्ट्रक्टिव मैनस्लॉटर का अप्रोप्रिएट चार्ज अप्लाई हो सकता है. अच्छा जी, सो द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज डेंजरस. As I said, there are three requirements for the actus reus of constructive manslaughter. The first one being the base crime. Once you have proven the base crime, be it assault, robbery, burglary, or जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी, it could be aerial firing or it could be anything which is unlawful, cannot be obviously cannot be a tort. If it's an unlawful criminal act which is done, then the next thing that the prosecution needs to prove is to prove the element of dangerousness. Now this element is again judged from an objective standard. So in the case of R versus Church, the court defined all sober and reasonable people
would then consider that act dangerous, only then we would call it a dangerous act. So it's not a subjective point of view, it is an objective point of view where a reasonable man standard is used to in order to determine, to see whether the act is objectively dangerous. Again, I go back to my own example, the aerial firing one, because that's very easy for us to understand. So aerial firing, the act is of course unlawful, but the next thing is to see whether it is dangerous. And obviously a reasonable sober person would consider aerial firing in a public place dangerous, and if that leads to the death of a person, clearly in such situation the charge of murder would the charge of constructive manslaughter would be appropriate. So Edmund Davis LJ held the following in this case: the act must be such that all sober and reasonable people would inevitably recognize must subject the other person to at least the risk of some harm resulting there from, albeit not serious harm. So if you can contemplate some harm, and any reasonable person can contemplate that, then in that situation we would say that it is objectively dangerous. So in the case of Dawson, objective test should be applied in the context of circumstances known to the defendant. If the defendant is unaware of the victim's vulnerability, then the reasonable man is also taken by the lack of knowledge in assessing whether the conduct is objectively dangerous or not. So what happened in this case was that the defendant pointed out a dummy gun, a toy gun at the victim in a course of robbery, and unknowing to the victim, to the defendant, the victim had a pre-existing condition जिसकी वजह से उसकी death हो जाती है उस खौफ की वजह से. And so the trial court was convinced और उसको conviction आती है, but later on appeal में जाके इस case में ये conviction quash हो जाती है, because इस particular point पे जो मैंने आपके साथ go through किया कि the defendant is unaware of the victim's vulnerability, then a reasonable man is also taken by the lack of knowledge. So क्योंकि reasonable आदमी को भी नहीं पता होगा कि victim की vulnerable condition क्या है, और उसको अगर नहीं मालूम, then convicting him, क्योंकि अब जाहिर है उसको पता ही नहीं है कि यार इसकी कोई कंडीशन ऐसी है जिसकी इससे डेथ हो सकती है, सो इन दैट कंडीशन ही वुड नॉट बी लायबल फॉर कंस्ट्रक्टिव मैनस्लॉटर. अब आप इसी केस को कंट्रास्ट अगर करो with the next case, and that is Watson. अब ये जो केस है ये burglary का केस है, whereby the defendant entered a house और वहाँ जाता है, देखता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ा शख्स जो बहुत ही पहले ही टर्मिनली इल होता है, वो इसको देखता है बर्गलर को, डिफेंडेंट को, और वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है. But the defendant, instead of stopping what he was doing, he continues with his act of performing the burglary, और वो अपना जो है वो क्राइम कमिट करने में लगा होता है. इसी के नतीजे से इवेंचुअली उस बंदे का पैनिक अटैक आके उस बंदे की डेथ हो जाती है. तो वहाँ पर उस शख्स की लाइबिलिटी फॉर्म हुई पूरी की पूरी, बिकॉज उस सिचुएशन में ऑब्जेक्टिवली एक आम आदमी को पता होगा कि जो वो एक्ट कर रहा था, जब उसको मालूम है कि घर में एक इतना बूढ़ा शख्स है और वो डर रहा है, तो और उसने वो कंटिन्यू किया, तो उस सूरत में एक आम आदमी इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि उसका एक्ट डेंजरस था. सो द नॉलेज the defendant is attributed to a reasonable man. Knowledge is not limited to the knowledge when he entered the house, but includes knowledge gained during the course of burglary. तो जब उसको पता लग गया कि घर में एक बूढ़ा शख्स है और वो बहुत ज़्यादा डर रहा है, तब उसके बाद जो उसके पास नॉलेज गेन हुआ, उसने उसको उसके एक्ट को डेंजरस बना दिया. The Court of Appeal made it clear that the defendant encounter with the victim was objectively dangerous as soon as it became clear that the victim was old and frail. Continuing with the burglary after this realization would therefore satisfy the dangerous requirement. So automatically जब उसको इस बात का इल्म हो गया था कि जनाब यहाँ पर एक बूढ़ा शख्स है और वो डर भी रहा है, और उसके बाद उसने ये सब कुछ कंटिन्यू किया, तो देन ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो कि उसका जो एक एक्ट था वो ऑब्जेक्टिवली डेंजरस था. उसको एक आम आदमी, एक सोबर बंदा उसको डेंजरस समझेगा. अच्छा, इसी तरह तीसरा जो रिक्वायरमेंट है, जैसे सारे के सारे रिजल्ट क्राइम्स हैं, तो तीसरी रिक्वायरमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हर क्राइम के अंदर मर्डर भी की तरह मर्डर में भी हमने कॉजेशन के एलिमेंट को डिस्कस किया था व्हेन वी टॉक्ड अबाउट किलिंग. इसी तरह कंस्ट्रक्टिव मैनस्लॉटर में अनलॉफुल एक्ट या उसका ऑब्जेक्टिवली डेंजरस के बाद जो आपको तीसरी चीज़ सेटिस्फाई करनी है, दैट इज़ द डेथ ऑफ द विक्टिम. सो ऑब्वियसली रिजल्ट क्राइम है भाई, जब तक बंदे की मौत वाक़या नहीं होगी तब तक उसकी लाइबिलिटी फॉर्म नहीं हो सकती. सो
In this situation apply the ordinary rules of causation, वो दोनों को दोनों apply होंगे, factual and legal causation. Causation in fact but for test, and causation in law, substantial and operative. Again, you can give the case law that we used in causation, so R versus White, R versus Dyson, R versus Peggett, R versus Smith, Cheshire, and all those cases that were used in causation. उनमें से कोई भी जो appropriate case है वो आपको यहाँ पर भी use कर सकते हो. The chain of causation must not be broken by any intervention. Obviously, there must not be any novus actus intervenus as per R versus Jordan, and if there is, then the defendant would not be liable. So, अगर बीच में किसी थर्ड पार्टी ने एग्जैबरेट किया हार्म और वो इस हद तक कर दिया दैट इट अमाउंट्स टू novus actus intervenus, then in such circumstances it will break the chain of causation and you would get away with constructive manslaughter. आपकी liability form नहीं होगी. Now, in terms of the mens rea, the state of mind. Now, this is very interesting because this is a very unique mens rea and students get often confused in this particular area. So, इसको आपको अच्छे से समझना है ताकि आप इसको बाकी offenses के साथ mix up ना करें. Now, जिस तरह आपको पता है कि murder का mens rea क्या है, intention to kill और intention to cause grievous bodily harm, that is a specific intent crime. But ये जो offense है constructive manslaughter का, ये involuntary manslaughter के area में fall कर रहा है. विच मीन्स कि यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड कई कतई तौर पर इंटेंशन टू किल नहीं थी या कॉज ग्रीवियस बॉडली हार्म नहीं थी. तो फिर क्या इसकी स्टेट ऑफ माइंड है, क्योंकि यहाँ पर लाइबिलिटी कंस्ट्रक्ट ही एक दूसरे क्राइम से हो रही है. सो इसी तरह जिस तरह उसका एक्टस रियाज भी एक उस बेस क्राइम का एक्टस रियाज बनता है, इसी तरह यहाँ पर जो मेंस रिया है वो भी उस बेस क्राइम का ही फॉलो होता है. सो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी इन्वॉल्व्स द डिफेंडिंग बीइंग लायबल for crime A on the basis of their liability for committing crime B. So basically, the defendant needs to prove the mens rea for the base crime. So अगर base crime का mens rea है, so if you are committing assault that leads into a death of a person, तो उस सूरत में whatever the state of mind for assault is required, तो वो आपका state of mind satisfy कर देगी. Clearly इसमें आपकी intention to kill या intention to cause grievous bodily harm, हत्ता कि even foresight of डेथ का भी कोई जिक्र इस पर्टिकुलर ऑफेंस में नहीं आता. नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू आवर second category within the involuntary manslaughter, and that is called gross negligence manslaughter. Now, as I said, this is one of the very few areas in English criminal law जहां पर objective fault या fault based on negligence assess हो रहा है. One has to keep in mind that negligence is not per se a state of mind. It is basically a determination of the liability on the basis of certain acts which the court or which the law considers to be grossly inappropriate or negligent. So William Wilson terms this manslaughter by the breach of duty because obviously there is a duty of care element as per the case of R versus Adamaco. J. Herring states in one of the articles, which is called Gross Negligence, Manslaughter and Duty of Care, published in 2007, criminal proceedings are not about balancing the responsibility between the defendant and the victim, but in determining whether the activity engaged in by the defendant is sufficiently harmful and blameworthy in the eyes of the state to justify criminal conviction. So, नॉर्मली क्रिमिनल लॉ के अंदर ये चीज़ बहुत देखी जाती है कि क्या आया इतना ब्लेम वर्ती है डिफेंडेंट कि रियासत उसको क्रिमिनल कन्विक्शन उसके ऊपर लेके आए, उसको इम्प्रिजन करे, तो तब उस सूरत में ये ऑफेंस यूज़ हो सकता है. अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया कि नेग्लिजेंस का जो एरिया है वो आम तौर पर टॉर्ट लॉ के अंदर डील होता है, बट ग्रोस नेग्लिजेंस अगर इन्वॉल्व होगी तो देन इन दैट सिचुएशन द लाइबिलिटी कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन द एरिया ऑफ homicide. Now consider this case of R versus Bateman where the defendant, who was a gynecologist, who was a surgeon, performed a negligent operation due to which the victim along with the child passed away. और उसके ऊपर जो उसकी नेग्लिजेंस थी उसको अदालत ने इस हद तक ग्रोस समझा था कि इवन द डॉक्टर वाज कन्विक्टेड ऑफ ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर. सो
इस ऑफेंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, व्हाट डू यू नीड टू प्रूव फॉर दिस पर्टिकुलर ऑफेंस. सो दिस इज लेड आउट अगेन, क्योंकि कॉमन लॉ ऑफेंस है तो दिस इज लेड आउट इन केस लॉ और वर्सेस एडमाको, लॉर्ड मैके के ये पॉइंट्स हैं. You have to see, number one, that the defendant owed a duty of care to the victim. Now this is a first requirement because this is a manslaughter through the breach of duty of care. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पॉइंट. अब ड्यूटी ऑफ केयर अगर इस्टेब्लिश हो भी जाती है, यानी उस बंदे का आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी थी, तो आपने दूसरी चीज़ देखनी है क्या आया ये ड्यूटी ब्रीच हुई है या नहीं हुई. तीसरी चीज़, द ब्रीच इन्वॉल्व्स एन ऑब्वियस रिस्क ऑफ डेथ एज पर द केस ऑफ आर वर्सेस रोज 2017. एंड लास्टली, द ब्रीच कॉज द डेथ ऑफ द विक्टिम. सो ये कॉजेशन का एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है. अगर आप देखें तो दिस इज प्योरली एन एलिमेंट ऑफ कॉजेशन. Now, one more thing, this is an element of breach and this is an element of duty of care. The fourth element which has to be proven at all times is that the negligence was considered gross. So this is the fourth thing. So aapki jo negligence hai wo mere negligence na ho, it has to be gross negligence, which I'm going to explain just in a bit. So basic idea is that these requirements have to be proven. There has to be a duty of care, or to the victim the duty must be breached. The breach involves an obvious risk of death. The breach has caused the death of the victim, and the breach was gross. So all of these 5 requirements have to be met in order to make someone liable for gross negligence manslaughter. So the first thing, duty of care. Now these duty of care has been established by law. Again ये common law की development है, मुख्तलिफ जगहों पे common law ने duty of care establish की है. The principle of establishing of duty of care comes and derives from the law of tort, which is very similar to this area. जिस तरह वहाँ पे डॉनिंगी वर्सेस स्टीवेंसन का केस आया था 1932 में, और उसके बाद कपारो वर्सेस डिकमैन का केस आया था जिसने ड्यूटी ऑफ केयर के वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि व्हेन अ पर्सन ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर इन अ नॉवल सिचुएशन. हमारा उस एरिया में जाने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है. आपने कुछ एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, डॉक्टर पेशेंट basically owe a duty of care towards the patient. A transport carrier, employment, neglect in case of a carer, Stone and Dobinson. So for example, if there is a nanny who is taking care of a child, उसकी duty of care है, basically contractual duty है. It could involve in a hazardous activity, for example taking drugs or smuggling illegal immigrants. वहाँ पर भी duty of care होती है जो लोग उनको हार्बर कर रहे होते हैं. New situations of duty of care may arise by omission. In R versus Evans, which is a case post Miller, where there is a contributing to a dangerous situation. So Khan and Evans is post Miller law, जहाँ पर एक शख्स ने एक dangerous situation create की थी which leads to the death of the person. So this is an extension, again मैंने यहाँ पे jot down किया, this is an extension of the Miller principle. So ये जो duty of care का element है, इसमें if you have the केस, आप इसमें अगर उस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर आपके पास केस है, फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर है इमरजेंसी रूम में, ही ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टूवर्ड्स द पेशेंट्स इन दैट इमरजेंसी रूम जहाँ पर उसकी ड्यूटी है, तो यू कैन अप्लाई द रेलिवेंट केस लॉ जो यहाँ पर मैंने आपको स्लाइड पे दिया हुआ है. ऑफ कोर्स देयर इज मच मोर केसेस गिवन इन द विलियम विल्सन टेक्स्ट बुक. यू कैन यूज दोज एज वेल in order to identify the area where duty of care can arise in the case of a problem question. The next thing is to prove is the breach. The duty of care was breached by the defendant. So breach क्या है, आपको एक बात जहन में रखनी है कि लॉ एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ केयर एक्सपेक्ट करता है एक आम आदमी से जो कि उस शूज़ में होता है जिसमें डिफेंडेंट है. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं डॉक्टर को असेस कर रहा हूँ और डॉक्टर की ब्रीच देख रहा हूँ, तो मैंने उसको असेस करना है एक रीजनेबल डॉक्टर के स्टैंडर्ड से. अगर मैं एक इलेक्ट्रिशियन को देख रहा हूँ और इलेक्ट्रिशियन की नेग्लिजेंस देख रहा हूँ, तो मैंने उसकी ब्रीच को जज करना है एक ऑर्डिनरी रीजनेबल इलेक्ट्रिशियन के साथ. तो अगर हमने ब्रीच देखनी है तो हम ये देखते हैं कि इफ़ द पर्सन fall below the standard of care expected from an ordinary, reasonable and prudent man in the shoes of defendant, then that person has breached their duty. As per the case of Attorney General reference number 2, the defendant need not to foresee the risk of death. The test is purely objective, which means an ordinary, reasonable person के standard से आप उसको judge करोगे. How negligent
does a person have to be? The answer is he has to be very negligent. In R versus Ademaco, jury must be directed to convict the defendant. R versus Misra, for the purposes of gross negligence manslaughter, the central focus is not the defendant's state of mind, but rather on his conduct, which fails to gross degree to measure up the objective standard determined by the jury. The liability for gross negligence manslaughter requires there to be a risk of death. There is no liability if the risk is simply of harm and serious harm. Although this requirement was clear from Admeco itself, it is now clear that the defendant can only be guilty of gross negligence manslaughter if there is an obvious risk of death at the time they acted or failed to act. Now, one thing which a lot of students are confused about, and that is कि what is the difference between mere negligence and gross negligence. और ये क्योंकि एक important area है, अक्सर इसके ऊपर सवाल आ जाता है, तो आपको इस चीज़ को distinguish करना बहुत अच्छे से आना चाहिए. याद रखिए कि mere negligence में आप risk of harm देख रहे हो, उसमें आपको risk of death देखने की ज़रूरत नहीं है. ग्रोस नेग्लिजेंस सिर्फ तब अप्लाई होगी इन द एज पर एज डिटर्मिन्ड बाय द केस ऑफ आर वर्सेस एडमेको कि अगर रिस्क ऑफ डेथ इन्वॉल्व हो. सो आप इन दोनों चीजों को डिस्टिंग्विश करें. देखिए, एक लफ्ज है रिस्क ऑफ डेथ और दूसरा है रिस्क ऑफ हार्म और सीरियस हार्म. इसके ऊपर आप ग्रोसली नेग्लिजेंट हैं और इसके ऊपर आप मेयरली नेग्लिजेंट हैं. सो for gross negligence manslaughter, there has to be risk of death rather than risk of harm or serious harm. तो एक पॉइंट ये भी क्लियर हो गया हमारा. So the next is causation. The breach has caused the death of the person. So the normal rule of causation apply, again factual and legal causation जो हमने criminal law के अंदर पढ़े हैं. It was not clear whether if the doctor had acted, it would have saved the victim's life, but it was clear that the death occurred significantly sooner because the victim was not given necessary treatment and that was sufficient to show causation. Again, आपको याद होगा इसका भी प्रिंसिपल, डायसन का केस हमने इस लेक्चर में भी कवर किया है, and that states that the person who accelerates the time of death will be responsible, will be considered as the factual cause of the harm or the death. So यहाँ पर इस ये गार्बा जो केस है 2016 का, इसके अंदर बेसिकली वही पॉइंट रिट्रेट किया जा रहा है. लास्ट इस ऑफेंस जो इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर की कैटेगरी है उसके अंदर जो एक ऑफेंस फॉल करता है, और इसकी ज़्यादा डिटेल में हम इसलिए नहीं जाएंगे बिकॉज इसका एक्टस रियस एग्जैक्टली वही है, विच इज़ अनलॉफुल किलिंग एंड ह्यूमन बीइंग जो मर्डर का है. सिर्फ डिफरेंस क्या है, वो है इसकी स्टेट ऑफ माइंड का, और वो है रेकलेस मैनस्लॉटर. रेकलेस मैनस्लॉटर एक जिस तरह मैंने अर्ज किया कि रिडंडेंट कैटेगरी है. विलियम विल्सन कहता है कि अब ये नॉर्मली तौर पर यूज़ नहीं हो रही क्रिमिनल लॉ के अंदर इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, बट थ्योरेटिकली अगर आपके प्रॉब्लम क्वेश्चन में आपको फील होता है कि नहीं, देयर वाज सिंपली अ फोरसाइट एंड यू कैन नॉट conclude that there is an offense of constructive manslaughter because you cannot identify an unlawful act, but you can see that death was foreseeable or it was foreseeable for serious harm. Then in that case you can apply this area of reckless manslaughter. So you have to look at this pyramid which basically identifies that when a difference is created between murder and reckless manslaughter. So if there is, of course, direct intention, aim or purpose, desire, of course there's clearly an intention to kill, then automatically there will be the charge of murder, because if you have the intention to kill or to cause grievous bodily harm, then automatically murder would be the appropriate charge. Similarly, in case of oblique intention, or if there is foresight of virtually certain, which means R versus Woolen, oblique intention या जिसको हम indirect intention कहते हैं of killing someone or causing serious bodily harm, grievous bodily harm to that person, then in that case also the appropriate charge will be of murder. So वहाँ पर भी आपने murder का charge लगाना है, वहाँ पर भी आपने reckless manslaughter का charge नहीं लगाना. अब फिर reckless का charge कब लगेगा? reckless का charge तब लगेगा if there's foresight of an obvious risk and serious harm, but less than foresight or virtual certainty, only then you would go into reckless manslaughter. So there is Cunningham recklessness, foresight of risk of serious harm, but foresight
वर्चुअली सर्टन नहीं थी, तो देन इन दैट केस आप रेकलेस मैनस्लॉटर लगा सकते हो। अगेन जो इसका एक्टस रियस है वो प्रिटी मच आपको उसी तरह सेटिस्फाई करना है जिस तरह आपने मर्डर के एक्टस रियस को डिस्कस किया है, सो ऑल द सेम केसेस वुड कम हियर एज वेल। So that brings the end of this discussion with regards to this area, and that is involuntary manslaughter. Just a recap again, मैं वापस अपनी उसी स्लाइड पे लेके आ रहा हूँ आपको जहाँ से हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि होमिसाइड का एरिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले जो पहला पार्ट है वो मर्डर का है, विच इज़ अ स्पेसिफिक इंटेंट क्राइम और बहुत सीरियस क्राइम है, और अगर इस पे कन्विक्शन आ जाए तो इसकी सज़ा जो है वो मैंडेटरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है। तमाम के तमाम होमिसाइड्स रिजल्ट क्राइम हैं। और दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी थी इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर की। इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर में आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है उसका फ़र्क होता है, एक्टस रियाज प्रिटी मच सेम होता है, बट इसमें डिपेंड करता है कि क्या नेचर ऑफ क्राइम है। सो फॉर एग्जांपल रेकलेस के अंदर एक्टस रियाज बिल्कुल सेम है, उसके अंदर आपका अनलॉफुल किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग है बट विद फोरसाइट ऑफ डेथ और सीरियस इंजरी है, rather than intention or oblique intention to cause death or injury. When we talk about constructive manslaughter, it's where killing is done due to an unlawful act which was objectively dangerous and that caused the death of the person. और इसमें जो मेंजरिया रिक्वायर्ड था वो रिक्वायर्ड था उसी बेस क्राइम का जो आपने करते हुए किसी शख्स की जान ली। और लास्टली जो हमने ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर का एरिया कवर किया है उसके अंदर हम देख रहे थे कि ड्यूटी ऑफ केयर, उसकी ब्रीच और उसका कॉजेशन और उसका ग्रोस होना एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था। चार उसकी रिक्वायरमेंट्स थी इन ऑर्डर टू मेक समवन लायबल। अब हम जो अपने लेक्चर का दूसरा हिस्सा है उसके ऊपर बात करेंगे और वो है मर्डर को किस तरह से आप मिटिगेट कर सकते हो इनटू वॉलंटरी मैनस्लॉटर। सो अब हम इस एरिया के ऊपर बात करेंगे कि हाउ मर्डर कैन बी रिड्यूस्ड टू वॉलंटरी मैनस्लॉटर। आप क्या वो चीज़ें कर सकते हो, क्या वो डिफेंसेस ले सकते हो जो कि आपको थोड़ी सी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं फॉर द एक्सक्यूज़, जिसमें या तो आपकी सेंटेंस कम हो सकती है या तो कंप्लीट जो है वो आपकी जो है लाइबिलिटी ख़त्म भी हो सकती है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखिए कि जनरल डिफेंसेस तमाम होमिसाइड के एरिया के ऊपर अप्लाई होती हैं। दे आर 6 इन नंबर और उसको भी लॉ ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अफर्मेटिव डिफेंसेस एंड फेलियर टू प्रूव डिफेंसेस। तो उसमें ऑटोमेटिज्म, इंटॉक्सिकेशन, इंसैनिटी, सेल्फ डिफेंस, ड्यूरेस और नेसेसिटी की डिफेंसेस आ जाती हैं। फॉर नाउ हम लोग सिर्फ पार्शियल डिफेंसेस जो अवेलेबल हैं सिर्फ मर्डर के लिए उनको डिस्कस करेंगे। आपने ये भी जहन में रखना है कि ये डिफेंसेस हत्ता के मैनस्लॉटर के लिए भी अवेलेबल नहीं है। इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर की बात हो रही है यहाँ पे। सो अगर किसी शख्स से कंस्ट्रक्टिव मैनस्लॉटर का चार्ज आता है तो वो लॉस ऑफ कंट्रोल, जिसको हम प्रोवोकेशन पुराने ज़माने में कहते थे, वो डिफेंस क्लेम ही नहीं कर सकता, बिकॉज ये डिफेंस सिर्फ तब क्लेम की जा सकती है जब प्रोसिक्यूशन आप पे मर्डर का चार्ज लगाती है। So let's quickly look at these defenses. The basic point to remember for voluntary manslaughter: if the defense of loss of control or diminished responsibility are successfully pleaded, then the defendant's liability for murder will be reduced to voluntary manslaughter. So बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा इस पॉइंट को क्लियरली सुन लें कि voluntary manslaughter is not a charge that prosecution charges with. ये कोई ऐसा चार्ज नहीं है जो प्रोसिक्यूशन लगाती है, बल्कि ये डिफेंडेंट अगर कोई डिफेंस रेज करता है और उसको सक्सेसफुली प्लीड कर लेता है और प्रोसिक्यूशन उसको डिस्प्रूव नहीं कर पाती, तो उस सूरत में जो डिफेंडेंट का चार्ज कम हो जाएगा, इट विल बी मिटिगेटेड इनटू वॉलंटरी मैनस्लॉटर। These defenses are specific, which means they only apply to murder. They do not apply to attempted murder even. So वो attempted murder के लिए भी नहीं है, सिर्फ murder के लिए है। It is called voluntary manslaughter because the prosecution can prove that the killing was voluntary, but the context provided a degree of mitigation which would render the mandatory sentence unjust. So this degree of mitigation basically
मेक श्योर कि आपकी साथ ज्यादती हो जाएगी कि अगर आपको पूरी उतनी ही सज़ा दी जाए। ऑब्वियसली इसमें एक एग्जांपल हम प्रोवोकेशन के लिए, तो एक मर्डर जो डिज़ायर ऑफ रिवेंज की बेसिस पे किया गया है, जो आई नो दैट इज़ अ मोटिव, रिवेंज इज़ अ मोटिव, और क्रिमिनल लॉ जनरली उस चीज़ को नहीं देखता, लेकिन उसको कंसिडर ज़रूर करता है फॉर सेंटेंसिंग पर्पसेस। एक बंदा मोटिव लेके, डिज़ायर ऑफ रिवेंज लेके, जानबूझ के प्री मेडिटेटेड मर्डर करता है और बहुत ही ग्रूसम तरीके में करता है, और दूसरा एक हीट ऑफ मोमेंट में एक शख्स को कोई ऐसी बात बोली जाती है जो उसको नागवार गुजरती है और उससे किसी की जान चली जाती है। अब ऑब्वियसली चार्ज तो उसमें मर्डर का होगा बिकॉज उसकी इंटेंशन तो थी, लेकिन क्या उसको ये जस्ट होगा कि सज़ा उतनी ही दी जाए जो दूसरे शख्स को दी जा रही थी? तो इस वजह से कानून ने ये एक एक्सेप्शन के तौर पर एक कैटेगरी क्रिएट की है। दीज डिफेंसेस आर नोन एज स्पेसिफिक डिफेंसेस, और ऑल्सो इसके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जा रहा है, partial defenses. This means that they reduce the liability from murder to manslaughter and do not lead to an acquittal. Generally इसमें acquittal नहीं होता, लेकिन जिस तरह मैंने आपके साथ जिक्र किया कि diminished responsibility में क्योंकि जजेस के पास बहुत डिस्क्रेशन है, और अगर वो देखें कि वाकई इतनी स्ट्रॉन्ग डिफेंस अवेलेबल है, तो वो हो सकता है कि कुछ देर के लिए मेंटल हॉस्पिटल की कुछ या प्रोबेशन के ऊपर आपको पैरोल के थ्रू रिलीज कर दें। दैट डिपेंड्स, क्योंकि वो डिस्क्रेशनरी सेंटेंसिंग का एरिया है, और हमारा इस कोर्स के अंदर सेंटेंसिंग का एरिया या टॉपिक कवर्ड नहीं है, तो आई एम नॉट गोना गो इनटू द डिस्कशन ऑफ सेंटेंसिंग। बट मेन बात आपने ये जहन में रखनी है कि when it comes to voluntary manslaughter तो जनरली सज़ा कम होती है, अनलाइक सेल्फ डिफेंस, अनलाइक इंसैनिटी या अनलाइक ऑटोमेटिज्म। वहाँ पे इक्विटल की बात जा रही है, यहाँ पर सिर्फ आपकी सज़ा जनरली कम हो रही है। सो द फर्स्ट डिफेंस वी हैव इज कॉल्ड द लॉस ऑफ कंट्रोल। नाउ इसको हिस्टोरिकली वी यूज टू कॉल दिस प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन, या इसको क्राइम ऑफ पैशन भी कहा जाता था, जिसके अंदर ऑफ कोर्स पुराने ज़माने में ऑनर किलिंग भी आ जाती थी। तो अब ऑब्वियसली उसका नाम बड़ा चेंज हो चुका है, डिफेंस ऑफ कन्फेशन एंड अवॉइडेंस। सो बेसिकली यू आर एक्सेप्टिंग कि यार मेरे से गलती हुई है, बट आई नेवर इंटेंडेड दैट इनिशियली, तो जिसकी वजह से मुझे कुछ सजा में कमी की जाए। द टर्म लॉस ऑफ कंट्रोल हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द स्टैच्यू, बट इन द केस ऑफ आर वर्सेस जवेल, द कोर्ट ऑफ अपील intimated that it means a loss of ability to act in accordance with the considered judgment or a loss of normal powers of reasoning. So that is the recent meaning of the term loss of control. The old law governed under the Homicide Act 1957 on provocation was abolished by Section 56 of Corners and Justice Act 2009. सो इसके लिए दो रिजीम्स हैं, एक 2009 के बाद की स्टार्ट होती है जिसमें सेक्शन 56 ने इस डिफेंस का नाम लॉस ऑफ कंट्रोल रख दिया है। इससे पहले जो था इस डिफेंस का नाम प्रोवोकेशन था। प्रोवोकेशन होमिसाइड एक्ट के अंदर गवर्न होती थी, और अब जो है वो लॉस ऑफ कंट्रोल की डिफेंस जो है वो कॉर्नर्स एंड जस्टिस एक्ट के अंदर गवर्न हो रही है। अच्छा, सो आपको एक चीज़ जहन में रखनी है कि थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड 1957 का जो एक्ट है उसके बारे में भी होनी चाहिए कि प्रोवोकेशन का ओल्ड लॉ क्या था और अब लॉ चेंज कैसे हुआ है। सो पहले ज़रा ओल्ड लॉ की तरफ आ जाते हैं। So, in order to establish provocation historically, it required two limbs. So, the first limb was subjective one, where the prosecution would look at whether the defendant was provoked. तो कोर्ट ने बल्कि सबसे पहली चीज़ क्या देखनी थी, ये देखना था कि क्या डिफेंडेंट खुद प्रोवोक हुआ है। In words of Devlin J, in the case of R versus Duffy, the provocation must cause a sudden and temporary loss of control. If cooling period, then it was fatal to the claim, being subject to passion that he is not the master of his mind. So एकदम हालात ऐसे बन गए कि उसको समझ ही नहीं आई कि उसने क्या किया है, और वो जिसको कहते हैं हीट ऑफ मोमेंट में उसने वो काम कर दिया, तो देन दैट वुड क्रिएट दिस एक्सेप्शन ऑफ प्रोवोकेशन। और दूसरी चीज़, would a reasonable man be provoked? This is the objective criteria. This limb of the test seeks to establish whether an ordinary individual, a reasonable man, would be provoked as
the defendant was and react in the same way as the defendant did. If the answer to this is positive, then the defense would succeed. So जो दूसरा टेस्ट था वो उसका ऑब्जेक्टिव था कि एक आम आदमी जिसको भी यही बात बोली जाती है, अगर उसके साथ भी यही हालात होते तो क्या वो भी प्रवोक होता या ना होता. अगेन ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है, लेकिन इस असेसमेंट को भी कोर्ट कंसिडर करते हुए कुछ इम्यूटेबल कैरेक्टर्स को कोर्ट कंसिडर करती थी. ये जो इम्यूटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफेंडेंट के देखे जाते थे. द jury takes into account any characteristics of the defendant which made the acts or words of the provoker provocative. That includes the sex of the defendant, the weight, race, etc. इसमें एथनिसिटी भी आ जाती है, इसमें रिलीजन भी आ जाता है. सो वो ऑल दोज फैक्टर्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट. सो ऑल्दो कि ये असेसमेंट तो ऑब्जेक्टिव है, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा समझें कि फॉर इंस्टेंस अगर किसी मुसलमान को या किसी दूसरे फेथ के किसी पर्सन को, लेट्स से क्रिश्चियन को, कोई ऐसी बात बोली जाती है दैट इज़ अगेंस्ट मुस्लिम्स, तो शायद उस क्रिश्चियन को बुरी ना लगे, लेकिन अगर वही बात एक मुस्लिम को बोली जाती है तो शायद वो उसको बुरी लगे. सो इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस दैट a person has, or वो immutable characteristics even in terms of the old objective test were taken into account when assessing this particular defense. So now we are going to talk about the new defense of loss of control, which is introduced under the Corners and Justice Act. So section 56 basically of the Corners of Justice Act 2009 abolished the old law of provocation. कुछ बेसिक सेक्शंस हैं, उनको पहले हम ज़रा रिव्यू कर लेते हैं बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द डिफेंस इन इटसेल्फ. Section 54, subsection 5. The defense is left on jury. The members must assume that the defense is satisfied unless the prosecution proves beyond reasonable doubt that it does not apply. So एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो प्रोवोकेशन की या जो लॉस ऑफ कंट्रोल की जो डिफेंस है, ये ऑल्दो रेज तो डिफेंडेंट करता है in order to mitigate the circumstances, लेकिन इसको जो प्रूव करने की बात है या डिसप्रूव करने की जो बात है वो प्रोसिक्यूशन की ही जिम्मेदारी है. इसमें बर्डन शिफ्ट नहीं होता, unlike insanity and diminished responsibility. So you have to keep that in mind, that this defense is basically although raised by the defendant, but it has to be still disproved beyond reasonable doubt by the prosecution. Similarly, section 54 subsection 6, the defendant bears the evidential burden in respect to the defense. Obviously क्योंकि रेज वो कर रहा है तो जो एविडेंशियल बर्डन है वो डिफेंडेंट के पास ही है, लेकिन जो उसको डिसप्रूव करना है वो प्रोसिक्यूशन ने करना है. सेक्शन 54 subsection 7, if pleaded successfully, a person who otherwise would be convicted of murder would be convicted of voluntary manslaughter. So as already explained, that the charge of murder will be mitigated in circumstances where any of the partial defense, be it loss of control or diminished responsibility, is successfully pleaded by the defendant. Similarly, section 55 subsection 6 expressly excludes sexual infidelity. So now under the new law, if somebody is cheating, that itself is not a trigger that will allow a person to take up this defense. It is not necessary the defendant has completely lost control to the extent that he did not know what he was doing. So to some extent, partial understanding of what he was doing can not let this defense go in vain. The defense can still be successful even if he had some control over himself. Section 54(1), the Corners of Justice Act set out the ingredient of the new defense, and therefore all the requirements contained within section 54(1) must be satisfied. So ये cumulative requirements हैं, and सारी की सारी जो अभी आपके साथ शेयर करूँगा वो सारी की सारी requirements आपको prove करनी है in order to be successful in pleading this defense. So if you look at this chart, so there are 3 requirements, all of which are laid under section 54. अब उसके 3 पार्ट्स हैं, सेक्शन 54(1)A, सेक्शन 54(1)B एंड सेक्शन 54(1)C. सो ये तीनों के तीनों प्रूव करने हैं. सबसे पहले सेक्शन 54(1)A स्टेट्स दैट द डिफेंडेंट्स एक्ट्स एंड ओमिशंस इन डूइंग और बीइंग पार्टी टू किलिंग रिजल्टेड फ्रॉम डिफेंडेंट्स लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल. सो जो पहली चीज़ आपको साबित करनी है वो ये है कि डिफेंडेंट का लॉस ऑफ कंट्रोल हुआ है. सेक्शन 54(1)B states that the loss of control had a qualifying trigger. अब इसके
अंदर दो क्वालिफाइंग ट्रिगर्स हैं जो आगे जाके मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, आपको उसके ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. सो आपके पास जो दो क्वालिफाइंग ट्रिगर्स हैं, एक प्रोवाइडेड है सेक्शन 55 सबसेक्शन 3 में और दूसरा प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 55 सबसेक्शन 4 में. इन दोनों में से कोई आप एक भी ट्रिगर यूज़ कर सकते हो. क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं या ऑल्टरनेटिव भी हो सकते हैं, बिकॉज बीच में लफ्ज़ और का है. अच्छा, और जो लास्ट इसकी असेसमेंट है वो तो प्योरली ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है, जिसमें अ पर्सन ऑफ defendant sex and age with a normal degree of tolerance and self restraint in the circumstances of the defendant must have acted in a same or similar way. तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ भी इसके अंदर कवर हो रही है कि अगर कोई बंदा जिसकी नॉर्मल डिग्री ऑफ टॉलरेंस या सेल्फ रिस्ट्रेंट थी, क्या वो भी उन हालात में उसी तरह से रिएक्ट करता, अगर करता तो देन वी वुड से देन the loss of control would be satisfied और उसका जो ingredients हैं इस defense के वो complete हो जाएंगे if all three of these cumulative requirements are met. So अब हमें one by one इस एक एक defense को इस एक एक जो requirement है इस defense की उसको अलहदा से prove करना है. So the first thing which we are going to prove is that the killing resulted from the defendant's loss of self-control under section 54(1)(a. सो हम सबसे पहले 54(1)(a) के अंदर कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको कंसिडर करते हैं. सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 states that the loss of control need not to be sudden, and the case for this is R versus Davis. Now the problem with the old law was कि वो उसमें सडन की रिक्वायरमेंट होना बड़ी ज़रूरी थी, जो ख़ासतौर पे जो उसकी पहली लिम थी. आपने डेवलिन जे का वो स्टेटमेंट देखी थी कि अगर उसमें कोई कूलिंग पीरियड इन्वॉल्व हो जाता था तो ऑटोमेटिकली वो डिफेंस जो थी वो फेल हो जाती थी. लेकिन इससे एक इसका इम्पैक्ट ये हो रहा था कि अलॉट मैनी फीमेल डिफेंडेंट्स वर अनएबल टू टेक अप दिस डिफेंस बिकॉज उनके इश्यूज में कूलिंग पीरियड बीच में इन्वॉल्व होता था. और ये जब रिसर्च साइकेट्रिस्ट ने की और देखा कि men were more likely to react immediately and spontaneously as compared to women. So this was giving a kind of a comparative disadvantage to women, and that needed to be addressed by law. And so the new law now states that there is no per se requirement of immediacy, although that the higher the or the more the time lapses between the actual qualifying trigger and the occurrence of the crime, the less likely the jury is going to be convinced that it would be considered as a loss of control. So कानून ने या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने कोई टाइम फिक्स नहीं किया कि आपने इतनी देर के बाद रिएक्ट नहीं आप कर सकते, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम गुजरता जाएगा उतनी ज़्यादा आपकी डिफेंस कमज़ोर होती रहेगी. So this new requirement of not being sudden is basically created in order to make the law more gender neutral. Similarly, if we talk about section 54 subsection 4, the defendant must not have acted from a considered desire of for revenge. तो अगर किसी भी सूरत में बदले का कोई जिक्र आ जाता है, अगर कोई रिवेंज का एलिमेंट नज़र आता है, यानी उसमें प्री मेडिटेटेड कोई प्लानिंग है या कोई मोटिव नज़र आ रहा है, तो ये डिफेंस ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगी. तो जो आपकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है सेक्शन 54(1)(a) के अंदर, उसके अंदर आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है. सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका लॉस ऑफ कंट्रोल सडन होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं गुजार देना कि आपकी डिफेंस वीक होती जाएगी. इसी तरह जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका डिज़ायर ऑफ रिवेंज नहीं होना चाहिए. सो कंसिडर दिस केस ऑफ आर वर्सेस डेविस and Hater. The defense was not available where the killing, although triggered by a consequence of breakup of the relationship, were premeditated and considered rather than spontaneous. तो इस केस में अदालत ने ये कहा कि ये spontaneous नहीं था, ये premeditated था, planned था, जिसकी वजह से ये डिफेंस फेल हो जाएगी. इसी तरह एक और केस है गुरपिनार 2015. Lord Thomas, Chief Justice, declined to speculate on whether the loss of control had to be total loss or whether some loss of control was sufficient. तो ऑल्दो कि एक डिस्प्यूटेड सी चीज़ है कि कितना लॉस ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन इसके साथ इसकी एक बेटर इंटरप्रिटेशन मौजूद है. इफ़ यू लुक हियर, इट सेज द बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉस ऑफ कंट्रोल रिक्वायरमेंट इज दैट द डिफेंडेंट नोज दैट they are doing but have severely impaired
power to restrain themselves from the acting. Similarly, in the case of Jewell 2014, the loss of control was said to involve loss of ability to act in accordance with the considered judgment or a loss of normal power of reasoning. So अगर आप इस स्टेटमेंट को देखो तो इट क्लियरली मैनिफेस्ट दैट देयर नीड्स नॉट टू बी अ कंप्लीट लॉस ऑफ कंट्रोल. आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बिल्कुल ही एक, आप समझें कि एक हद तक अगर ये कहा जा सके कि एक धुंधलाहटपन आ गई थी या एक अंधेरा सा आ गया था आंखों के आगे, कोई ऐसी चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है. आपने दिखाना है कि एबिलिटी जो है उसमें रैशनल जजमेंट फॉर्म नहीं हो सकी और उसमें जो नॉर्मल पावर ऑफ रीजनिंग थी उनको अडॉप्ट नहीं किया जा सका. सो लॉस ऑफ कंट्रोल की कतई तौर पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो ये कह रही है कि आपका कंप्लीट लॉस ऑफ कंट्रोल होना चाहिए. नाउ this brings us to the second limb of the section 54, and that is section 54(1)(b) that deals with the term qualifying trigger. So पहली चीज आपने क्या साबित की, that there was a loss of control. Now the second thing that you need to prove is that there is a qualifying trigger. आपको ये चीज लाजमी दिखानी है कि qualifying trigger क्या था. अब qualifying trigger in itself are of टू फॉर्म्स. जिस तरह मैंने आपको पिछली जहाँ पर हमने मेन इस डिफेंस का ब्रेकडाउन देखा था वहाँ पर भी हमने देखा था कि क्वालिफाइंग ट्रिगर दो फॉर्म्स के अंदर आ सकते हैं. तो सबसे पहला जो है दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 55 सब सेक्शन 3 विच इज़ फियर ऑफ सीरियस वायलेंस. नाउ पहली चीज़ आपको क्या प्रूव करनी है, आप कर सकते हो, मतलब इसको करनी नहीं है बिकॉज इनमें लफ्ज़ में और का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है. इनमें से कोई एक चीज़ भी आपको साबित अगर आपने कर ली तो आपकी डिफेंस सक्सेसफुल हो सकती है. और वो ये है कि अगर आपने ये साबित कर दिया कि डिफेंडेंट को एक जेन्युइन फियर ऑफ सीरियस वायलेंस था, और ये लफ्ज़ है फियर ऑफ वायलेंस, इसमें एक्चुअल वायलेंस होने की ज़रूरत नहीं है. सो अगर आपको फियर ऑफ सीरियस वायलेंस था और वो डिफेंडेंट ने, क्योंकि इस वक्त तो वो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ने एप्रीहेंड किया है, वो उसको लगा है कि यार वाकई मेरे साथ कोई सीरियस वायलेंस हो सकता है, और उसके रिएक्शन में उससे किलिंग होती है, तो then this can act as a qualifying trigger in itself. Now the second thing which is an alternative, अगर आपका कोई fear of serious violence नहीं था तो दूसरी चीज़ जो qualifying trigger amount कर सकती है that is provided under section 55 subsection 4 which says things said or done constitutes to be something of extremely grave character. अब ये जो थिंग्स डन या सेड हैं, कोई ऐसी बात की गई है या कोई ऐसा अमल किया गया है, कोई एक्ट किया गया है जो बहुत ही आपको नागवार गुजरा है, तो इसको सेक्शन 55 सबसेक्शन 4 को फर्दर कानून ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. और इसी वजह से ये मैंने रेड कलर से इनको हाईलाइट किया है कि आप देखें कि सेक्शन 55 सबसेक्शन 3 के अंदर लफ्ज़ है और का, यानी फियर ऑफ वायलेंस या जो एक्सट्रीमली ग्रेव कैरेक्टर में से कोई एक चीज़ हो, दोनों भी हो सकती हैं, लेकिन किसी एक चीज़ के ऊपर आपने जाना है. लेकिन अगर आप सेक्शन 55 सबसेक्शन 4 में अपनी डिफेंस क्लेम कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि मेरा क्वालिफाइंग ट्रिगर ये है कि जो बात मुझे बोली गई है या जो बात की गई है या जो एक्ट किया गया है वो सेक्शन 55 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन ए के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूट सर्कमस्टांसेस ऑफ एक्सट्रीमली ग्रेव कैरेक्टर है, वो ऐसी चीज़ है जो कि वाकई ग्रेव कैरेक्टर की है, नहायत ही गलत बात थी, नहायत ही गलत अमल था. और अगेन हम इसको भी देखेंगे कि हाउ द कोर्ट हैज़ डिस्क्राइब्ड एक्सट्रीमली ग्रेव कैरेक्टर. लेकिन ये यहाँ पर सेक्शन 55 सबसेक्शन 4 एंड नहीं होता, बिकॉज इस सेक्शन का जो दूसरा पार्ट है दैट इज सेक्शन 55(4)(b). लेट मी जूम इन a little bit here. Okay, so and that says that it has caused the defendant to have a justifiable sense of being seriously wronged. So as you can see कि इसके दो हिस्से हैं सेक्शन 55 सबसेक्शन 4 के. जो पहला हिस्सा है 55 सबसेक्शन 4A, वो आपको कह रहा है कि कोई ऐसी बात हुई हो, कोई ऐसी चीज़ कही गई हो जो एक्सट्रीमली ग्रेव कैरेक्टर रखती है और उसके साथ
इसने डिफेंडेंट को कॉज किया है जस्टिफाइबल सेंस ऑफ बीइंग सीरियसली रॉन्ग, एंड आई वांट टू एम्फसाइज ऑन दिस वर्ड जस्टिफाइबल सेंस, बिकॉज इसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या आया ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड यूज हो रहा है या सब्जेक्टिव यूज हो रहा है। एक बात दोबारा आपने क्लैरिटी से आपको पता होनी चाहिए कि सेक्शन 54 सबसेक्शन 4 की दो पार्ट्स हैं। एक के आपको जो बात बोली गई थी वो एक्सट्रीमली ग्रेव कैरेक्टर की है एज पर सेक्शन 55 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन ए, और दूसरा उसके साथ ये लफ्ज एंड का है, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट सेक्शन 54 section 55 subsection 4 subsection a must be along with section 55 subsection 4 subsection b, and that is that cause the defendant to have justifiable sense of being seriously wronged। अगर ये दोनों एलिमेंट्स आप प्रूव करोगे तब आपका जो सेक्शन 54 की डिफेंस है तब वो प्रूव होगी। अदरवाइज हाँ, अब आप देखें कि अगर आप फियर ऑफ वायलेंस की तरफ आप जा रहे हो और अगर आप ये कहते हो कि मुझे अपनी जान का खतरा था, so you had a fear of violence, of serious violence, then in that case आपको कोई आगे चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थिंक डन या सेट की तरफ जा रहे हो, उस ट्रिगर को आप यूज कर रहे हो, तो उसके दो एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट एक्सट्रीमली ग्रेव कैरेक्टर और दूसरा जस्टिफाइबल सेंस ऑफ बीइंग सीरियसली रॉन्ग्ड। सो अब हमें इन दोनों जो हमने ट्रिगर्स पढ़े हैं, इन दोनों ट्रिगर्स की हम डिटेल में बात करते हैं कि इन दोनों ट्रिगर्स का क्या मतलब है। So the first one is section 55 subsection 3, which is fear of serious violence. Now इसका अगर आप statutory language पढ़ें तो that says where the defendant loss of control was attributable to the defendant's fear of serious violence from the victim against the defendant or an other identified person. Now you have to contrast this with self-defense. यहां पर सिर्फ फियर ऑफ वायलेंस का होना जरूरी है, उसका रिएक्शन जो है उसका रीजनेबलनेस का कोई लेना देना नहीं है। रिएक्शन ऑब्वियसली इतना सख्त आया है कि यू हैव एंडेड अप किलिंग समवन, राइट? सो यहां पे आपका एक कंट्रास्ट बनता है विद सेल्फ डिफेंस। इस डिफेंस का एक तो ये पार्शियल डिफेंस है, ये सिर्फ मर्डर के लिए यूज हो सकती है, वेयर सेल्फ डिफेंस किसी भी ऑफेंस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जहाँ क्वालिफाइंग ट्रिगर की बात कर रहे हैं तो इसमें आप नोटिस करें कि द फियर ऑफ वायलेंस इज एप्रीहेंडेड ईदर बाय द डिफेंडेंट और अनदर आइडेंटिफाइड पर्सन। इसमें प्रॉपर्टी का भी जिक्र कहीं नहीं है, वेयर एज सेल्फ डिफेंस के अंदर आप देखते हो कि प्रॉपर्टी का जिक्र भी आ सकता है। It is not necessary that the threat is actualized, but it is necessary that the fear of serious violence is actually apprehended. It is enough that the defendant anticipates the attacks and loses self-controls and victims. So, anticipation की basis के ऊपर भी अगर उसने perceive threat की है, अभी actual threat बेशक नहीं थी, अगर उसने perceive भी कर ली है तब भी ये qualifying trigger जो है effectively use हो सकता है। The defendant fear of violence is to be disregarded to the extent that the fear itself was caused by the thing which the defendant incited to be done or said for the purpose of providing an excuse to use violence as per section 56 subsection 6A of the Criminal Justice Act। अब यहाँ तो भी अगेन एक कंपैरिजन बनता है सेल्फ डिफेंस का। सेल्फ डिफेंस में इफ यू इवन प्रोवोक एन अटैक, आप खुद एक चीज को स्टार्ट करते हो जिसके नतीजे में अगला बंदा जो है वो आपको रिएक्ट करता है और आप रिएक्शन से पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हो, तो वहां पर सेल्फ डिफेंस वैलिड रहती है। लेकिन लॉस ऑफ कंट्रोल के अंदर सेक्शन 56 सबसेक्शन 6A ये कह रहा है कि अगर आपने खुद किसी को इश्तियाल दिलाया, खुद कोई चीज इनिशिएट की और उसके नतीजे में आपको लगा कि ये मुझे बंदा मारने लगा है या आपके साथ सीरियस वायलेंस करने लगा है और तब आप उसको रिएक्शन में किल कर दो, then this defense is not valid for you. You would not be able to rely on this defense. Of course, you can then claim up the defense of self-defense, but उसके एक बहुत बड़ा threshold आपको meet करना पड़ेगा, and that is that the response was reasonable. ऑब्वियसली आप थ्रेट तो शायद दिखा दो, सब्जेक्टिव लिम तो दिखा लो, लेकिन ऑब्जेक्टिवली उस चीज़ को प्रूव करना कि रिस्पॉन्स रीजनेबल था या नहीं था, दैट वुड बी अ बिग चैलेंज इन दैट केस। सो द डिफेंडेंट कैन नॉट रिलाई ऑन सेल्फ इंड्यूस्ड लॉस ऑफ कंट्रोल। सो अगेन इसका जो प्रिंसिपल है वो ये बताया जा रहा है।
Fear must be of violence. This suggests the fear of damage of property or fear of minor acts of violence will not be enough. So serious violence का fear होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ suffice नहीं करेगा. In most cases where the defendant is facing a fear of serious violence kills the victim, he or she will be able to rely on the defense of self-defense. This is a complete defense to murder. So where the defendant has a choice, he or she should use self-defense rather than loss of control as per Edwards 2010. Now again जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये दोनों डिफेंस करंटली भी यूज़ हो सकती हैं. डिफेंडेंट जो है वो मर्डर केस के अंदर सेल्फ डिफेंस भी यूज़ कर सकता है और इस पर्टिकुलर डिफेंस को भी यूज़ कर सकता है. ऑब्वियसली इसका थ्रेशोल्ड इजी है सेटिस्फाई करना, लेकिन ये मिटिगेट करेगा मेयरली, वेयर एज सेल्फ डिफेंस अगर सक्सेसफुली प्लीड हो जाती है, प्रूव हो जाती है, तो उसके अंदर आपको 100% इक्विटल का चांस हो जाता है. सो दैट इज अ वेरी पावरफुल डिफेंस, बट इट कम्स विद अ प्राइस ऑफ प्रूविंग द ऑब्जेक्टिव लिम्ब, वेयर एज दिस वन इज रिलेटिवली ईजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज इसमें आपने सिर्फ ये दिखाना है कि आपसे लॉस ऑफ कंट्रोल हुआ है बिकॉज ऑफ अ क्वालिफाइंग ट्रिगर, which in this case under section 55 subsection 3 is a fear of serious violence, and that a person of normal degree and tolerance of a self restraint, जो आपकी लास्ट रिक्वायरमेंट है सेक्शन 54(1)(c) की, जिसकी भी हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, वो भी आपको ऑफ कोर्स क्यूमुलेटिवली प्रूव करनी है, बिकॉज ये क्यूमुलेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं. इन तीनों को आपको 1 by 1 प्रूव करना है. अच्छा, अब हम बात करेंगे अपने दूसरे क्वालिफाइंग ट्रिगर के ऊपर. एक तो क्वालिफाइंग ट्रिगर आपने देखा कि सेक्शन 55 सब सेक्शन 3 में था, जो कि फियर ऑफ सीरियस वायलेंस था. दूसरा जो है वो एक्सट्रीमली ग्रेव कैरेक्टर एंड जस्टिफाइबल सेंस ऑफ बीइंग सीरियसली रॉन्ग, क्योंकि आपने देखा कि इसके दो पार्ट्स हैं. इसका जो 55 सब सेक्शन 4A है, that says that it has to form something of extremely grave character, and along with that इसमें दरमियान में एंड है, दोनों चीज़ें आपको इकट्ठे साबित करनी है, that have caused the defendant to have a justifiable sense of being seriously wrong. The new defense is limited to things of an extremely grave character which is interpreted as unusual circumstances. Objective evaluation है ये. मैंने आपको उस वक्त पिछली स्लाइड में कहा था कि वी हैव टू सी वेदर दिस इज अ सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट और एन ऑब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट. आप देख सकते हो कि दिस थिंग, द असेसमेंट वेदर द थिंग सेड अमाउंट्स टू एन एक्सट्रीमली ग्रेव कैरेक्टर इज judged from a reasonable person standard. Therefore, it is an objective assessment. The issue is not whether the defendant perceives them as such, but whether objectively they are such. So, क्या विक्टिम को बेशक वो बात बुरी लगे, सॉरी डिफेंडेंट इस केस में होगा, मैं बार बार विक्टिम बोल रहा हूँ, विक्टिम इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब उसको कोई बात बुरी बोली जाएगी तो टेक्निकली तो इन सम केसेस ही कैन बी अ विक्टिम, बट इस मर्डर केस के अंदर जाहिर है उसको चार्ज क्योंकि मर्डर का किया जा रहा है, तो मर्डर केस के अंदर ही इज़ द डिफेंडेंट, उसने एक बंदे की जान ली है एंड ही इज़ रेजिंग द डिफेंस, एंड इन दैट केस उसका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करेगा टू असेस द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 55 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन A. हम जो असेसमेंट करेंगे वो एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होगी. सो कंसिडर द केस ऑफ R versus Davis. The Court of Appeal explained that the ending of relationship would not in itself amount to be a qualifying trigger. The term justifiable sense of being seriously wrong, just because the defendant feels he was wrong does not in fact mean he was. This involves again an objective test, or as per the case of R versus Davis. So इसको आपने सब्जेक्टिवली इंटरप्रेट नहीं करना कि अगर डिफेंडेंट को ये बात बुरी लग गई तो वो जो है वो रिएक्ट करे किस तरह से. हम ये देखेंगे कि एक आम आदमी को क्या ये बात बुरी लगेगी या नहीं बुरी लगेगी. सो इन दैट केस इट्स एन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ द क्वालिफाइंग ट्रिगर. Now this brings us to the last requirement, and that is provided बल्कि नहीं इसी का बल्कि हम थोड़ी सी कंटिन्यूएशन करते हैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं जो हमने विद रिगार्ड्स टू सेक्शन 55 सबसेक्शन 4 ही कवर करने हैं, जो क्वालिफाइंग ट्रिगर के ही ऊपर कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं. अब ये जो नया लॉ आया है, इसने मैंने आपको जैसे शुरू में भी एक्सप्लेन किया था कि इसने सेक्सुअल इनफिडेलिटी को जो है वो एक्सक्लूड किया है, और इस एक्सक्लूजन की जो बुनियाद है वो ये है कि पीपल should not take an excuse to kill another person just because they have been cheated or there is some sort of honor killing is involved.
तो अब इंग्लिश लॉ इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर रहा. सो एक्सप्रेसली अंडर सेक्शन 55 सबसेक्शन 6 of the Coroners and Justice Act 2009, sexual infidelity is excluded. However, if the sexual infidelity which provides the context within which another qualifying trigger operates, then it must be considered. तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर आ जाता है और जिसके ऊपर एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट केस भी है, एंड दैट इज आर वर्सेस क्लिंटन पार्कर एंड एवंस 2012, एंड दैट इज के ऑल्दो के सेक्सुअल इनफिडेलिटी तो एक्सक्लूड की है, लेकिन अगर उस सेक्सुअल इनफिडेलिटी के बाद उसकी वजह से, उस तनाज़े की वजह से अगर कोई ऐसी बात की जाती है जो एक्सट्रीमली ग्रेव कैरेक्टर रखती है, देन इट वुड अमाउंट टू टेकिंग अप दिस डिफेंस. आप उस सूरत में आप बार्ड नहीं हैं ऑटोमेटिकली इस डिफेंस को लेने से, लेकिन उसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो अगली बात हुई है वो एक एक्सट्रीमली ग्रेव कैरेक्टर की बात है जो शायद उसी के तसलसल में की जा रही है, उस सेक्सुअल इनफिडेलिटी के तसलसल में की जा रही है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैन फाइंड्स his wife cheating on him and उसके बाद कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट एक स्टार्ट हो जाता है और उसमें उस आर्ग्यूमेंट में कोई ऐसी बात की जाती है जो नहायत ही गलत थी और वो उस वक़्त के मुताबिक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड के मुताबिक एक्सट्रीमली ग्रेव कैरेक्टर रखती है, तो देन आप जो है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को स्टेट करके इस पर्टिकुलर डिफेंस को ले सकते हो. हालांकि सेक्शन 55 सबसेक्शन 6 ने एक्सप्रेसली एक्सक्लूड कर दी हुई है sexual infidelity. Section 55 subsection 6 to mean that sexual infidelity which promotes a loss of control due to a sexual jealousy, possessiveness or family honor is not a qualifying trigger. There must be something in addition to usual heartache and grievances accompanying the breakdown of a relationship which renders the circumstances sufficiently grave to warrant a justifiable sense of being seriously wrong. तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उसके बाद अगर कोई बात है, कोई ऐसी चीज़ है जो वाकई बहुत ही नहायत ही गलत थी, तो उस सूरत में हम देखते हैं कि दैट विल amount to a proper qualifying trigger, and that if gives a justifiable sense of being seriously wrong, then will satisfy the requirement. Now moving on to the last requirement, and this last requirement is pretty much an objective evaluation which will be judged from a reasonable person standard, and that is, would a person of normal degree of tolerance and self-restraint have acted as the defendant did. So अगर इस तरह की सिचुएशन में एक आम आदमी भी उसी तरह से रिएक्ट करता जिस तरह से डिफेंडेंट ने रिएक्ट किया था. Now in the case of R versus Taylor, the court has explained some of the characteristics of a reasonable person with regards to this particular defense. So person's sex would be an important issue. Age, again उसकी एज क्या है डिफेंडेंट की, नॉर्मल डिग्री ऑफ टॉलरेंस थी या नहीं थी, सेल्फ रिस्ट्रेंट उसने शो किया है कि नहीं किया, इन सर्कमस्टांसेस द डिफेंडेंट हैव. अब ये जो पॉइंट है इन द सर्कमस्टांसेस, उन हालात में आपको देखा जाएगा कि क्या आया उस हालात में आपने सेल्फ रिस्ट्रेंट शो किया या नहीं किया. आपको ये भी जहन में रखना है कि ये जो अभी पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स रीजनेबल पर्सन के बताए जा रहे हैं, अंडर द ओल्ड लॉ दे वर कंसिडर्ड एज इम्यूटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उस वक्त डिफेंडेंट की सिचुएशन को हाईलाइट कर रहे थे. So you have to keep that in mind. Now in terms of the last requirement is same or similar reaction as the defendant did. So क्या एक आम आदमी उसी हालात में सेम या सिमिलर रिएक्शन करता. अच्छा, अब ये दोनों के दरमियान स्लैश का लफ्ज़ है, सेम या सिमिलर, बिल्कुल भी सेम हो सकते हैं या इससे मिलते जुलते भी हो सकते हैं. तो देन इन दैट केस ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी. इन केस इसकी कि हम आगे कंटिन्यूशन कर रहे हैं, नॉर्मल डिग्री ऑफ टॉलरेंस एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट के अंदर कुछ इश्यूज आते हैं, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू इंटॉक्सिकेशन, बिकॉज वो एक प्रिटी मच चीज़ डिसरिगार्ड की जाती है अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ और परहैप्स दिस पर्टिकुलर डिफेंस. सो इन द केस if the defendant is intoxicated, he or she must show the level of self-control of a sober man. The fact that defendant was intoxicated does not deny him the opportunity of pleading the loss of control. It simply means that the defense will be approached without reference to his intoxication. So obviously, अगर बंदा
जिसने डिफेंडेंट जो ये डिफेंस ले रहा है, अगर वो इंटॉक्सिकेटेड था, ऑब्वियसली उसको कोई चीज़ बार नहीं कर रही, कोई उसको रोक नहीं रही कि आप ये डिफेंस ले नहीं सकते, बट एट द सेम टाइम जब इसकी असेसमेंट की जाएगी नॉर्मल डिग्री ऑफ टॉलरेंस एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट की, तो उसमें उसकी इंटॉक्सिकेशन को डिसरिगार्ड किया जाएगा। उसको इसी तरह देखा जाएगा कि जैसे वो एक सोबर शख्स क्या उसी तरह रिएक्ट करता जिस तरह से जब ये साहब इंटॉक्सिकेटेड थे उस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया। सो ये चीज़ आपके खिलाफ जा सकती है, इस डिफेंस को कमज़ोर कर सकती है, लेकिन किसी भी तरह से ये ममानियत नहीं पैदा कर रही, कोई प्रोहिबिशन नहीं क्रिएट कर रही जहां पर आपको इस चीज़ से बार किया जाएगा कि अगर आप इंटॉक्सिकेटेड हैं तो आप लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल रेज नहीं कर सकते। दस द फैक्ट दैट the defendant is exceptionally short-tempered or volatile may not be taken into account when deciding whether an ordinary person might have acted as the defendant did. However, the history of having abused can be taken into account. So, for example, if you are a victim of child abuse or there is a issue of battered women syndrome, although the case of R versus Ahluwalia, I haven't jotted down that case here, बट वो क्योंकि डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेहतर ट्रीट होता है वो केस, ऑल्दो कि उसमें लॉस ऑफ कंट्रोल भी रेज की गई थी। बट द पॉइंट हेयर इज कि अगर आपकी कोई हिस्ट्री है वो हिस्ट्री डेफिनेटली टेकन इनटू अकाउंट की जाएगी। In the case of R versus Hill, it was agreed that having been a child of victim of sexual abuse would be a circumstances which the jury should take into account in deciding how a person of reasonable tolerance might react to an alleged sexual approach. So obviously अगर एक बच्चा है जिसको चाइल्ड अब्यूज़ का सामना करना पड़ा और उस बच्चे का किस तरह से रिएक्शन होगा अगर कोई उसको सेक्सुअली अप्रोच करता है, वो शायद ज़्यादा फियरफुल हो और ज़्यादा रिएक्ट करे। सो इन दैट सिचुएशन द जूरी हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट। अगेन एक important point है, it says that it is not enough for the jury to be satisfied that the reasonable man may have lost his control. The jury must also be satisfied that the reasonable man may have gone on to kill the victim in the same or similar way as the defendant did. So सेम या सिमिलर मैनर के अंदर उसी सूरत में एक आम आदमी भी वही किलिंग करता जिस तरह से विक्टिम डिफेंडेंट ने इस सूरत में की है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल डिग्री ऑफ टॉलरेंस एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट। This brings us to the last defense within this topic, and this is again a partial defense along with the defense of loss of control. The defendant have the choice when he is charged with murder to raise either loss of control or diminished responsibility. Of course, there's a third one, it's called the suicide pact. वो हमारे कोर्स में नहीं है तो मैं उसको कवर नहीं कर रहा, बट ये जो डिफेंस है इसकी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है टूवर्ड्स इंसैनिटी। इंसैनिटी एक जर्नल डिफेंस है जो कि डिजीज़ ऑफ माइंड के थ्रू एक्सप्लेन की जाती है, उसके मैग्नेटन रूल्स हैं, और बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स ऑफ दैट डिफेंस, बिकॉज प्रायर टू 1991 वो इतनी पॉपुलर नहीं थी, बिकॉज उसमें जो सेंटेंस आता था वो एक प्रॉब्लमेटिक सेंटेंस था, कंसिडर किया जाता था, जिसको कहा जाता था नॉट गिल्टी विद द रीज़न ऑफ इंसैनिटी। सो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न के, और फिर उसमें जो सेंटेंस आती थी वो मैंडेटरी टाइम अप टू लाइफ इन अ मेंटल हॉस्पिटल होता था, यानी आपको सारी उम्र मेंटल हॉस्पिटल में गुजारनी पड़ती थी। सो दिस डिफेंस वाजंट दैट कॉमन एट दैट टाइम। इंसैनिटी को लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे, तो मर्डर में अगर उनको कोई बीमारी, जहनी बीमारी होती थी, तो वो ऑफनली डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम करते थे। एक, इसको प्रूव करना आसान था, रिलेटिवली इजी था, और दूसरा इससे मिटिगेट होके आपकी लाइबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। अब अगेन जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये डिस्क्रेशनरी चॉइस है जज की कि वो कितना कम करना चाह रहा है और क्या सेंटेंस देना चाह रहा है, वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लॉ है सेंटेंसिंग का, अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। So, diminished responsibility is not a general defense, only applies to murder, therefore is a specific or partial defense, and if proved beyond reasonable doubt, reduces the liability to voluntary manslaughter. So, अगर ये आप साबित कर दो तो आपका जो चार्ज है वो कम हो जाता है and converts into a voluntary manslaughter. It does not apply to attempted murder. So, just like loss of self-control, it also only works for
मर्डर, ये किसी और ऑफेंस के लिए काम नहीं करती, ये सिर्फ मर्डर को कम करके वॉलंटरी मैनस्लॉटर में कन्वर्ट करती है. द स्टैट्यूटरी डिफेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेक्शन 2 ऑफ द होमिसाइड एक्ट 1957 and a new and reformulated version of this is now in section 52 of the Corners and Justice Act, which has kind of replaced the section 2 of the Homicide Act 1957. One of the interesting characteristics about this defense is that the burden of proof is on the defendant. So unlike loss of control, self-defense, and many other defenses, this is one of the very few areas along with insanity जहां पर burden of proof जो है वो defendant के ऊपर होता है, और डिफेंडेंट को ये चीज़ साबित करनी है कि उसका आया लॉस ऑफ कंट्रोल हुआ था या नहीं हुआ, सॉरी माय अपॉलॉजीज, उसका डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या नहीं थी, और इसी तरह उसको आपको जो स्टैंडर्ड जिस पे इस चीज़ को प्रूव करना है दैट इज़ नॉट द क्रिमिनल स्टैंडर्ड, रादर इट इज़ द सिविल स्टैंडर्ड एंड विच इज़ कंपैरेटिवली ईजी टू प्रूव बिकॉज यहाँ पर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ की बेसिस पे आप इसको साबित करते हो. सो इन टर्म्स ऑफ दिस डिफेंस अगर एविडेंस लानी है तो डिफेंडेंट लेके आएगा और उसने साबित करना है, लेकिन ये जो एविडेंस लेके आएगा उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे भी अगर इस चीज़ को साबित कर देता है तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर मेकिंग दिस डिफेंस सक्सेसफुल and mitigating the charge of murder into voluntary manslaughter. It has a wide discretion available for sentencing varying from absolute discharge to life imprisonment depending on the condition, and as I explained earlier कि sentencing completely discretion होगा इस सूरत में जज के पास. Now what are the requirements contained under section 52 of the Criminal Justice Act 2000 Corners and Justice Act 2009. So ये जो सेक्शन है सेक्शन 52 इट हैज़ रिप्लेस्ड सेक्शन 2 ऑफ द होमिसाइड एक्ट. अब इसकी रिक्वायरमेंट्स हम ज़रा देखते हैं. सेक्शन 52 सेज दैट द डिफेंडेंट हु किल्स और इज पार्टी टू द किलिंग ऑफ अनदर इज नॉट टू बी कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इफ द डिफेंडेंट वाज सफरिंग फ्रॉम एन एबनॉर्मेलिटी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग. अगर उस वक्त डिफेंडेंट जो है एट द टाइम ऑफ किलिंग, at the time of murder, if he was suffering from abnormality of mental functioning. So you have to compare this with insanity. Insanity is a disease of mind, and this is abnormality of mental functioning, which now section 52 says arose from a recognized medical condition and that substantially impaired defendant's ability to do one or more of the things mentioned in subsection 1A. So 52 सबसेक्शन 1A की जो इम्पेयरमेंट्स हैं वो अलहदा से उन्होंने मेंशन किए, इनमें से कोई एक भी हो सकती है. एंड दैट लास्टली, सो सबसे पहले आपको 1 by 1 चलना है. सबसे पहले आपको रिकग्नाइज मेडिकल कंडीशन दिखानी है जिसकी वजह से सब्सटैंशियल इम्पेयरमेंट हुई है, इनमें से किसी एक चीज़ की आपको ये इनमें से कोई एक चीज़ दिखानी है. एंड देन लास्टली यू हैव टू प्रूव that there is an explanation of the defendant act or omission in doing so or being party to the killing. So इसके ऊपर जो है वो एक explanation हो, एक जवाज़ हो कि क्यों जो है ये defendant ने उस killing को perform किया है either through an act or through an omission. So ये जो explanation है ये एक important point है. ये तीनों जो conditions हैं so this is the first condition, the second condition and the third condition. All three of them have to be cumulatively proven. अब जो 1A की जो situation है यानी 52(1)(a) ये कहता है कि इसने डिफेंडेंट को इम्पेयर किया, उसको रिस्ट्रिक्ट किया, इम्पेयर कहते हैं कम करने को, रुकावट पैदा की, हिंडर किया, either to understand the nature of the defendant's conduct यानी वो समझ ही नहीं सका कि मैं क्या कर रहा हूँ, और टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट यानी उसको ये समझ नहीं आई कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, और ही कुड नॉट और शी कुड नॉट एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल. तो इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर आपकी इम्पेयर हो गई है, या तो आप रैशनल जजमेंट नहीं फॉर्म कर पाए, या आप ये नहीं समझ पाए कि आपका जो कॉन्डक्ट है वो क्या है या गलत है, ठीक है या सही है, या आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इनमें से कोई एक सिचुएशन भी पूरी हो जाए जिसके साथ आपकी रिकग्नाइज मेडिकल कंडीशन मौजूद होनी, वो तो आपकी ऊपर रिक्वायरमेंट दी हुई है ऑलरेडी. सो
उसके साथ आपके पास एक एक्सप्लेनेशन हो, एक जवाब हो कि आपने जो किलिंग की है वो इसी वजह से की है कि आपको वो एक पर्टिकुलर इलनेस थी। अब हम जब इलनेस की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ जहन में रखनी है कि अंडर सेक्शन 52 अर्लियर द वर्ड दैट वाज यूज्ड वाज एबनॉर्मेलिटी ऑफ माइंड, but after the law was reformulated it is referred as abnormality of mental functioning. So abnormality of mind नहीं है, abnormality of mental functioning है. It is enough that the defendant's mind was sufficiently different from a normal classified as abnormal. In the case of R versus Gold, it is important to understand the term substantial impairment for the purpose of the diminished responsibility. It was held that substantial means simply that the impairment must be more than trivial or minimal. So, in the case of Gold, the Court of Appeal said the jury should be directed on the meaning only exceptionally and that where the डायरेक्शन इज नेसेसरी. सो लफ्स ये जो सब्सटैंशियल है ये जूरी के ऊपर ही उन्होंने छोड़ा है और ये आम तौर पर जूरी को एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी. और कोर्ट का ये कहना है कि ये बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आपको इसको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है. नाउ एज फार एज द एबनॉर्मेलिटी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग इज कंसर्न इट हैज़ टू बी अ रिकग्नाइज्ड मेडिकल कंडीशन. And who is going to recognize it? The two organizations that can recognize a medical condition or a abnormality of mental functioning. So that includes the WHO, the World Health Organization, और the American Psychiatric Association. तो इनमें से कोई एक इदारा, इन दोनों ये जो दोनों इदारे हैं इनमें मेंटल इलनेसेस की एक लिस्ट पब्लिश होती है एंड दैट कीप्स ऑन अपडेटेड. अगर कोई बीमारी आपको उस पर्टिकुलर लिस्ट में से मौजूद है तो देन दैट विल अमाउंट टू एबनॉर्मेलिटी ऑफ मेंटल functioning. अब इसकी कुछ examples हैं. If you look around, it says schizophrenia, mood disorders such as mania, depression, neurosis such as phobias, post-traumatic stress disorder, battered women syndrome. It could be postnatal depression, neonatal depression, which are commonly referred as baby blues, or any other mental condition which is recognized by the WHO would suffice in this. So this defense, if successful, again, as I said multiple times, will mitigate the liability of murder into voluntary manslaughter. So this brings us to the end of this lecture, and if you have any questions, comments, or you want to ask something which you are not clear from this lecture, please feel free to leave comments and I will hopefully answer those questions in the comment section. And lastly, please make sure to subscribe to my channel. Thank you very much for watching this video. I hope you have now good understanding on the area of criminal homicide. If you like this lecture, do share it with your friends and subscribe to my channel for such more informative videos. Thank you.